सर 20 साल से आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। 20 साल के एक्सपीरियंस से अब आपको क्या फील होता है? फिजिक्स ही मुश्किल है या बच्चों की अप्रोच गलत है? यार फिजिक्स मुश्किल नहीं है इतनी। देखो, हर चीज में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स को माइंड में रखें, उसको समझें। जब बच्चा उसको अप्रोच को नहीं समझ पाता तो उसको फिजिक्स वो मुश्किल लगने लग जाती है। नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स से भागते क्यों है सर? ये तो मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ। नीट वाला बच्चा जो फिजिक्स से खौफ मानते, 80% ऑफ द नीट स्टूडेंट फिजिक्स से खौफ मानते हैं, ऐसा क्यों? उसका सर सबसे पहले उसका माइंडसेट में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत उसके पहले से माइंडसेट में है। उसके माइंड में भरा हुआ है कि बायो तो सर बच्चा इंटरेस्ट से बढ़ता है, उसको पता उसको उसी फील्ड में जाना है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिजिक्स हमारे काम नहीं आनी। बच्चों को लगता है फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशन है। क्या ये परसेप्शन सही है? देखो सर, कैलकुलेशन तो होगी। आप बच्चा 10th क्लास का आ रहा है, जो 11th में जा रहा है, 12th में जा रहा है, जेई की प्रैक्टिस कर रहा है, इवन नीट की भी फील्ड में जा रहा है, तो नीट वाले केस के अंदर जो मोस्टली कैलकुलेशंस आती है ना, वो वही होती है जो हमने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा होता है। कि बायो वाले बच्चों को मैथ्स लेनी चाहिए कि उसकी फिजिक्स और अच्छी हो पाए, या मैथ्स के बिना भी फिजिक्स अच्छी हो सकती है? बच्चे को ना, अगर मान लो उसको लगता है कि वो बायो भी लेगा और मैथ्स भी लेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। तो अगर कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो फिर क्या हुआ कि वो या तो फिजिक्स या तो मैथ्स ज्यादा पड़ेगा या फिर बायो ज्यादा पड़ेगा, तो एक सब्जेक्ट के लिए वैसे भी बेकार होना है। तो उसको पहले से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में ही आगे जाना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉडकास्ट विद मनीष सर, बायोलॉजी एजुकेटर एंड नीट काउंसलर। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं विजय पोरवाल सर, फिजिक्स एजुकेटर। और फिजिक्स में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। फिजिक्स से बच्चे बहुत डरते हैं। नीट के तो बहुत ज़्यादा बच्चे डरते हैं, और जेई के भी कुछ कुछ बच्चों के मन में तो फिजिक्स का डर हमेशा रहता है। तो विजय पोरवाल सर से आज हम इस जर्नी के बारे में ही डिस्कस करेंगे। फिजिक्स की प्रॉब्लम्स एग्जैक्टली है क्या, और उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कैसे किया जा सकता है, बच्चे के मन से डर कैसे निकाला जा सकता है। विजय पोरवाल सर ने आकाश इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। अभी अपने खुद के इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, दैट इज इन उत्तम नगर, पोरवाल क्लासेस के नाम से। बहुत सारे बच्चों की ये हेल्प करते हैं फिजिक्स में। तो विजय पोरवाल सर से हम डिस्कस करते हैं। वेलकम विजय सर। थैंक यू मनीष सर, और आज आपके पॉडकास्ट पर लाने के लिए आपका थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आई होप इस पॉडकास्ट से बहुत बच्चों की हेल्प हो, बहुत बच्चे समझे फिजिक्स के डर को, और फिजिक्स का डर बच्चों के मन से निकल जाए। मेरी सर पूरी कोशिश रहेगी, जो मैंने 20 साल की जर्नी है उसमें जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, बच्चों के अप डाउन्स देखे हैं, तो वो मैं इस पॉडकास्ट के ज़रिए उसको मैं शेयर करना चाहूँगा, ताकि बच्चों को कैसे अपने प्रिपरेशन करनी है उनको पूरी तरह से हेल्प मिल सके। तो आज मेरा यही एक अपना वो है, एम्बिशन है। ब्रिलियंट सर। तो स्टार्ट करते हैं सर। बहुत बच्चों की हेल्प होगी, पॉडकास्ट पूरा सुनिएगा, सब बच्चे पूरा देखिएगा, और बहुत बच्चों की हेल्प होगी। तो सर पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब फिजिक्स को लेके बच्चों में डर क्यों बैठा हुआ है? मतलब क्या रीजन है, बच्चे क्यों डरते हैं फिजिक्स से? सर फिजिक्स का डर एक्चुअल में बच्चों में बाकी जगह से आता है, अच्छा। ऐसा मेरा मानना है। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है जो मान लो मेडिकल की फील्ड में जाना चाहता है, या उसको नॉन मेडिकल की फील्ड में जाना है, तो उसके जो फ्रेंड्स होते हैं, उसका जो फ्रेंड सर्कल होता है, या फिर जो उसके रिलेटिव्स होते हैं, तो वो अगर उनमें कोई साइंस स्टूडेंट है और वो अच्छा नहीं कर पाया, तो वो बताता है कि बच्चों को भी सबसे दिक्कत हमको जो हो रही है वो फिजिक्स के अंदर हो रही है। बाकी बायो में तो हम कर लेते हैं या केमिस्ट्री भी कर लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में पता नहीं कोई दिक्कत आती है। तो वो बच्चे के माइंड में पहले से एक बात सेट हो जाती है कि हाँ, कुछ फिजिक्स में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब वो फिजिक्स लेता है, जब वो साइंस लेता है, तो वो भी ऐसा फील करता है, उसके माइंड में पहले से सेट हो रखा होता है कि भाई फिजिक्स में तो दिक्कत आनी 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 है। तो इसलिए वो थोड़ा सा पहले से नेगेटिव हो जाता है। मतलब बच्चा इंटेलिजेंट है भी, वो कर भी सकता है, तो भी कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हाँ, उसके बैक फिट ऑफ द कर दिया माइंड भाई फिजिक्स चलता रहा मुश्किल है, है। फिजिक्स मुश्किल है, ये उसके माइंड में लगातार चलता आ रहा है। सर 20 साल से आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, तो 20 साल के एक्सपीरियंस से अब आपको क्या फील होता है? फिजिक्स ही मुश्किल है या बच्चों की अप्रोच गलत है? सर फिजिक्स मुश्किल नहीं है इतनी। देखो, हर चीज में थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होती है ना, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल आसान है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि आप फिजिक्स के कंसेप्ट्स को माइंड में रखें, उसको समझें। जब बच्चा उसको अप्रोच को नहीं समझ पाता तो उसको फिजिक्स वो मुश्किल लगने लग जाती है। ओके। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो सपोज करो कि एक हम टॉपिक ले रहे हैं सर्कुलर मोशन का। अब उसमें
एक फोर्स होता है, इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एक फोर्स हो गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ 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 अब दोनों फोर्स सर्कल में लगते हैं, हाँ। लेकिन बच्चे को पता नहीं अप्लाई कब करना है। अच्छा सेंट्रीपिटल अप्लाई करना तो कब करना है, सेंट्रीफ्यूगल अप्लाई करना तो कब करना है, क्योंकि दोनों का फ्रेम ही अलग है। अच्छा। पर अगर बच्चे को पता ही नहीं हुआ कि हमें कौन से फ्रेम में कौन सा फोर्स लगाना है, तो वो इसलिए उसको दिक्कत आनी है। तो इसमें बच्चे को सही गाइडेंस की जरूरत है। प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। ओके। जब आप नए बैच से मिलते हैं सर, तो सबसे पहली कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं, क्या दिखती है आपको बच्चों में? बच्चों की कॉमन मिस्टेक मोस्टली मुझे दिखता है कि कुछ बच्चे तो बहुत प्रिपेयर्ड होके आते हैं, जिनके घर में ऑलरेडी पहले से कोई डॉक्टर है मान लो, या कोई इंजीनियर है, तो उनका माइंड पहले से भी सेट है कि हमें फिजिक्स ऐसे पढ़नी, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड, अपने ब्रदर को, किसी जानकार को पहले से पढ़ते हुए देखा है कि हमें इसमें ऐसे मेहनत करनी है, इस तरह से हमें अप्रोच करना है। तो उनका तो माइंड सेट आई थिंक ठीक ठीक होता है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जिन्होंने, इनके पेरेंट्स में या किसी ने पहले साइंस नहीं ले रखी है, उनको लगता है कि भाई साइंस हो जाएगी 10th के बेस पर। 10th की साइंस आसान होती है, हाँ हाँ कंपैरेटिवली आसान होती है। हाँ एग्जैक्टली। तो वो थोड़ा सा पढ़ते हैं, मार्क्स गेन कर लेते हैं, उनको लगता है हम थोड़ा सा पढ़ेंगे मार्क्स गेन कर लेंगे। लेकिन 11th में जाके अप्रोच बदल जाती है। कोई अब आपको जो कंसेप्ट है उसको बिल्कुल थोरोली पढ़ना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। एग्जैक्ट। आप जब उसको प्रॉपरली आप पढ़ोगे, अंडरस्टैंड कर लोगे, फिर आपको लगेगा कि भी हाँ ये आसान है वो हमारे लिए। और अगर बच्चा उसको रटने की कोशिश करेगा, जल्दबाजी करेगा, तो दिक्कत आएगी। तो बच्चा फिर उसके अंदर फंस जाता है। हाँ, तो जो बच्चे 10th में थोड़ा पढ़ के सोचते हैं कि हाँ 11th फिजिक्स भी हो जाएगी, तो 11th की फिजिक्स एक्चुअल में यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि अब बोर्ड में बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं। इवन जब मैं पढ़ता था तो हमारे बोर्ड में मार्क्स बहुत अच्छे आए, तो मुझे नॉलेज नहीं थी कि साइंस जब मैं लूंगा तो उसमें अंदर क्या होने वाला है। ठीक है, मैं सोचता था कि भाई ठीक है कि बुक्स अलग अलग हो जाएंगी, केमिस्ट्री फिजिक्स अलग हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर हम पढ़ने के लिए बैठे, तो हम उसको इतना अच्छा बेटर अंडरस्टैंड कर ही नहीं पा रहे थे। एग्जैक्टली। और हमारी फैमिली में, मेरी फैमिली में कोई ऐसा पहले था नहीं जिन्होंने पहले साइंस ले रखी हो या मुझे गाइड कर सका हो। तो प्रॉब्लम यहाँ पर भी आती है कि जब बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही होती है, उसे तैयारी कैसे करनी है, डेरिवेशंस में क्या करना है, या न्यूमेरिकल्स हमें कैसे करने हैं, अप्रोच कैसा करना है, वहाँ बच्चों को एक दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो ये एक कुछ मेजर कंसर्न्स हैं फिजिक्स के, जो बच्चों को एक सही तरह से अप्रोच करने चाहिए। बिल्कुल। तो पोरवाल सर की क्लासेस भी होती है उत्तम नगर में, अगर कोई बच्चा कांटेक्ट करना चाहे तो इनका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। तो जितने बच्चों की हेल्प हो पाए पोरवाल हाँ, सर बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। पुअर मार्क्स का मेन रीजन क्या होता है? बच्चे का लो इंटेलिजेंस या लो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी? सर, पुअर मार्क्स का सबसे मेन कारण क्या है? मान लो सपोज करो मेरी क्लास में मान लो बच्चा आते हैं, कोई स्टूडेंट ए है, कोई स्टूडेंट बी है, और दोनों इक्वली इंटेलिजेंट है। अब जो बच्चा ए है वो डिसिप्लिन होकर पढ़ रहा है, वो मेरे पास अप्रोच कर रहा है कि सर मुझे इन चीजों में कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो मैं इसको कैसे अप्रोच करूं, मुझे कैसे क्वेश्चंस करने चाहिए। ठीक है, उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अब सेकंड बच्चा सोचता है कि मैं अपने आप ही कर लूंगा, कुछ दिनों तक वो अपने आप हो सकता कर भी ले, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, टॉपिक्स में थोड़े से और टॉपिक्स आपस में जुड़ने शुरू हो जाते हैं। एक ही चैप्टर में जो क्वेश्चन होता है ना, वो कई टॉपिक से मिलके आना शुरू हो जाता है। हाँ, अब बच्चा उसको पकड़ नहीं पाता, और फिर वो मेरे से पूछ भी नहीं पाता। तो वहां पर बच्चों की जो अप्रोच होती है वो गलत हो जाती है। पर अगर वो डिसिप्लिन वे में डिस्कस करता रहे, प्रॉपरली डिस्कस करता रहे, तो उससे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ये भी एक जरूरी कंसेप्ट जैसे है मैं कि कई बार अपनी क्लास में बच्चों को एग्जांपल देता हूँ कि कई बच्चे क्रिकेट पसंद करते हैं। हाँ तो रमाकांत आचरेकर जी के दो शिष्य थे, हाँ आप भी जानते होंगे हाँ सर, जी हाँ जी हाँ जी। सचिन और विनोद विनोद कामली। विनोद कामली। तो दोनों में क्या था, दोनों में मैंने सुना है, मैं कभी किसी से पर्सनली मिला हाँ नहीं, बिल्कुल। कि दोनों इक्वली इंटेलिजेंट थे, अपना गेम पे पूरा फोकस था, सब कुछ बढ़िया था, और दोनों के स्टार्टिंग भी बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन आज हम खाली किसका नाम जानते हैं? सचिन तेंदुलकर, है ना। तो विनोद कांबली सर कहीं खो गया। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ है? उसकी डिसिप्लिन में। एग्जैक्ट। अगर वो डिसिप्लिन रहता तो शायद उसका भी नाम बहुत ज्यादा आगे होता। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया है सर आपने डिसिप्लिन का। तो ये जरूरी है कि बच्चा डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कोई आप जिस फील्ड में जा रहे हो, आपको मान लो आपको इंजीनियर करना है, आपने नीट में जाना है, अगर आप डिसिप्लिन नहीं होंगे तो आप उसमें आगे कैसे ग्रोथ करोगे? बिल्कुल। इवन कई बार बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं भी होता, लेकिन अगर वो डिसिप्लिन वे में वर्किंग करता रहे, तो वो कॉन्सेप्ट्स उसके क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि हम जब एक चीज को बार बार करते हैं, तो हमें वो माइंड में पॉइंट्स क्लियर होने शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली। हो सकता है कि पहले इतने पॉइंट्स क्लियर ना हो, हमें पहले रोटेशनल मोशन से डर लगता हो, हमें किसी और चैप्टर से डर लग रहा हो,
लेकिन अगर उसको हम पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, टीचर से डिस्कस करते रहेंगे, तो कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। पढ़ना सबसे आसान काम है सर। बिल्कुल। तो महेंद्र सिंह धोनी का एक डायलॉग है सर कि अ कॉन्फिडेंट गाय इज ऑलवेज बेटर देन अ टैलेंटेड गाय। तो वैसे ही पढ़ाई में आ जाता है, अ डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट इज ऑलवेज बेटर देन एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके लिए। नीट एस्पिरेंट्स फिजिक्स से भागते क्यों है सर? ये तो मैं बायोलॉजी एजुकेटर हूँ, नीट वाला बच्चा जो फिजिक्स से खौफ मानते, 80% ऑफ द नीट स्टूडेंट फिजिक्स से खौफ मानते हैं, ऐसा क्यों? उसका सर सबसे पहले उसका माइंडसेट में प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी दिक्कत उसके पहले से माइंडसेट में है। उसके माइंड में भरा हुआ है कि बायो तो सर आप भी पढ़ाते हैं सर, हाँ हाँ। है ना? तो आप पढ़ाते हैं तो बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। अब मेरे ख्याल से बायो जो होता है, जूलॉजी होगी, बॉटनी होगी, 360 मार्क्स का आता है। हाँ तो एक तो उसका जो वेटेज है काफी ज्यादा हो गया है, हाँ ट्वाइस हो गया, बिल्कुल। फिजिक्स से हो गया। हाँ और दूसरा जो बायो होता है, बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ता है, उसको पता है उसको उसी फील्ड में जाना है। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फिजिक्स हमारे काम नहीं आनी, हम आगे जाएंगे, फिजिक्स हमारे काम नहीं आनी, बायो में तो हमें सब कुछ पढ़ना ही है, वो तो हमारे काम आएगा। हाँ केमिस्ट्री में भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे काम आएंगी। पर मैं कई बार बच्चों से पूछता हूँ कि आप अगर मेडिकल की फील्ड में जा रहे हो और आप कह रहे हो कि फिजिक्स मेरे काम नहीं आनी, तो ये बिल्कुल गलत बात है। हाँ अब जितने भी आपके मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे ईसीजी हो गया, हाँ ठीक है, जैसे कि आपका एमआरआई हो गया, हाँ। सीटी स्कैन हो गया, रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड हो गया, डिपार्टमेंट में तो पूरा ये काम सारे आता है। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म पर बेस्ड है। हाँ एग्जैक्टली। इवन हम जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, हमारे बॉडी में जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इस पूरा सिस्टम जो है वो आपका प्रेशर के बेस पर है कि हमें कितना प्रेशर चाहिए, कितना प्रेशर डिफरेंस चाहिए। आपको किसी बंदे को अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो प्रेशर डिफरेंस कितना क्रिएट करना है। हाँ। ये सारी बातें एक साइंस स्टूडेंट को प्रॉपरली पता होनी चाहिए, जो होनी मेडिकल की तैयारी कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन उसको लगता है कि नहीं, कि फिजिक्स में तो हम इतना नहीं करना चाहते। लेकिन फिजिक्स फिर भी मेरे हिसाब से बायोलॉजी सिलेक्शन के पास ले जाता है, लेकिन वो जो हाँ, कट ऑफ की नैया पार लगाना है वो फिजिक्स का ही काम है। वो काम है। हाँ इवन मैं एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था सर कई साल पहले, तो वहां पर क्या था कि एक अलग से बैच बनता था। उस बैच में मोस्टली बच्चे वो होते थे जो फिजिक्स में ही रह गए खाली, अच्छा। जिनके 40 मार्क्स हैं, 60 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं। इवन बायो में उनके 320 हैं, 330 हैं। ओके। केमिस्ट्री में बढ़िया स्कोर है। और कम से कम एक बैच की जो स्ट्रेंथ होती है वो 500 बच्चों की होती थी। अच्छा। और ऐसा वो कम से कम 2 बैच बनाते थे। तो सारे के सारे बच्चे, ऐसा एक बात और भी सर यहाँ पर है कि ऐसा नहीं कि उनकी फिजिक्स में प्रॉब्लम थी। जब उनको उन्हें पढ़ाया तो मुझे लगा उनकी फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं है, वो जब पेपर करने जाते हैं ना, उनकी स्पीड में प्रॉब्लम है सर। ओके। क्योंकि वो बायो को बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं। अब 3 घंटे का पेपर है, तो आप अगर बायो को बहुत सारा टाइम दे दोगे, तो फिजिक्स में आप 20 मिनट्स दोगे, तो नंबर कैसे बनेंगे सर? बिल्कुल, ये तो बात है। तो एक दिक्कत सर यहाँ पर भी। ओके, तो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, एक नीट का बच्चा ये भी करता है कि सबसे पहले बायो अटेम्प्ट करता है, लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स आई थिंक अच्छा स्टूडेंट बायो अटेम्प्ट कर देता है 30 to 35 मिनट में कंप्लीट 90 हाँ, क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया सर। हाँ, फिर उसके बाद वो केमिस्ट्री अटेम्प्ट करता है, फिर वो फिजिक्स पे आता है। मुझे लगता है फिजिक्स लास्ट में प्रेशर इतना क्रिएट कर देती है, प्रेशर भी, टाइम भी और फिजिक्स का डर भी, सारी चीजें। सबसे पहले फिजिक्स का डर ही उसके अंदर होता ना, तभी वो लास्ट में अटेम्प्ट कर रहा है उसको। अच्छा। इवन आपने 2022 का सर पेपर देखा हुआ, तो मैंने वो पेपर, मैं एक जगह स्टूडेंट में था, तो मैं डिस्कस कर रहा था बच्चों से, तो मुझे उसको डिस्कस करने में हार्डली मेरे को 40 मिनट्स या 45 मिनट्स लगे पूरा पेपर डिस्कस करने में। तो अगर बच्चे को फॉर्मूलेज याद हो, उसकी स्पीड ठीक हो, मतलब क्वेश्चन को समझ पा रहा हो, उसको ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं था उसमें। बहुत अच्छा लग रहा है विजय सर आपसे बात करके, और आई होप सब बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा फिजिक्स से रिलेटेड कि फिजिक्स को अप्रोच कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि बच्चे फिजिक्स पढ़ते समय ये बहुत बोलते हैं कि सर समझ तो आ रहा है लेकिन क्वेश्चन नहीं बन रहे। एक्चुअली सर दिक्कत ये मोस्टली स्टूडेंट्स की है ये। हाँ, ये बहुत बच्चों की मेरे दिक्कत पास है। जितने भी स्टूडेंट्स अभी आ रहे हैं सर, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को अगर मैं छोड़ दूं तो उनका कहना यही है, वो पेरेंट्स से भी जाके ये बोलते हैं कि सर हमें पढ़ा रहे हैं, हमें समझे बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल्स में अप्रोच करते हैं तो हमसे क्वेश्चंस बनते नहीं है, न्यूमेरिकल्स हमसे हो नहीं रहे। तो उसकी दिक्कत है सर, जब हम किसी टॉपिक को समझते हैं ना, तो हमारा मन उसको एक रट्टा मार लेता है कि हमें ये स्टेप्स को फॉलो करना है और हमें ये रिप्लाई में आंसर मिल जाएगा। अच्छा। अब उसी को हमें न्यूमेरिकल्स में कैसे यूज करना है, वो हम उतना उसके हम प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। मेन दिक्कत है प्रैक्टिस की। ओके। आपने मान लो कोई टॉपिक समझ लिया, अगर समझने के बाद उसमें 10-15 क्वेश्चन आप करते हुए बैठ के, आप में से हो सकता है 10-15 में से आपके 5-6 क्वेश्चन निकलते हैं, नहीं निकलते हैं, आप देखते हो कि आपकी प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, टीचर से डिस्कस करते हो, तो वो जो न्यूमेरिकल्स में आपकी दिक्कत आएगी ना, वो धीरे धीरे करके सॉल्व होनी शुरू हो जाती है। ओके। लेकिन बच्चा स्टार्टिंग में पूछता नहीं है,
या फिर बहुत लेट सोचना शुरू करता है। कई केस तो मेरे पास ऐसे भी आते हैं जो बिल्कुल एंड में आके बोलते हैं कि सर हमसे फिजिक्स ही नहीं हो पा रही, अच्छा। जबकि स्टार्टिंग में उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ 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 हाँ। स्टार्टिंग में तो जैसे पेपर में, स्कूल में वालों पेपर हो रहा है, हम्म। ठीक है, तो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसमें कुछ डेरिवेशंस होती हैं, तो बच्चा आराम से कर लेता है उसको। ओके। लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स बढ़ते चले जाते हैं ना, वैसे वैसे बच्चों को थोड़ी थोड़ी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो सही अप्रोच क्या है इसमें? सर सही अप्रोच है कि आपने जो भी एग्जाम देना है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, फिजिक्स में आने मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही हैं। ओके। हाँ, बोर्ड में ये है कि बोर्ड में आपका अगर पेपर है, तो आपने जो याद करके गए हो उसको ही आपने वहां पे रिपीट करना है। लेकिन मेडिकल में आपको जेई में जाना है, आपको न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। ओके। अगर प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर है, तो आपको इतना डर पहले से नहीं लगेगा। ओके। कोई हमें डर तब लगता है जब हम पहले से उसमें हम लोग कम प्रैक्टिस हमने कर रखी हो, तो उस वाले केस में हमें पहले से डर लगता है। तो सही अप्रोच फिर हम ये बोल सकते हैं कि एक कंसेप्ट पढ़ा, एक टॉपिक पढ़ा, समझ लिया, तो उससे रिलेटेड अलग अलग तरह के 20 25 30 क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर हाँ, पाए। अगर आपने 15 20 30 क्वेश्चन कर लिए ना, आपको फिर इस टॉपिक में दिक्कत ही नहीं आएगी कभी, ओके। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो चुके हो। दिक्कत तो वहां पर आएगी, आपने या तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल ही नहीं की, ओके। आपने सोचा कि चलो कर लेंगे, जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब कर लेंगे। इवन मान लो किसी बच्चे को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, उसे फोर्स निकालना है, वो फार्मूला एक ही यूज करता है, एफ बराबर में एम ए। 10th 9th वाला हाँ, F is equal to कहता ma। सर फार्मूला तो फोर्स का तो यही होता है। मैं बेटे अगर मास में एक्सेलरेशन निकालना तो फार्मूला यही है, हाँ पर अगर आपको दो चार्ज दे रखे होंगे तो फार्मूला बदल जाएगा। हाँ बिल्कुल। इसी बारे में करंट फ्लो करेगा, हाँ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स निकालना है तो फार्मूला बदल जाएगा। इज द मेन कंसर्न। ओके। फिजिक्स में कॉन्फिडेंस सबसे पहले कहाँ टूटता है बच्चों का? शुरुआत में ही टूट जाता है या जब मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करते हैं जब टूटता है? नहीं नहीं, शुरुआत में तो बच्चा बहुत एनर्जेटिक होता है। अच्छा। जैसे 10th का बच्चा आता है ना, हाँ। उसके एग्जाम के अंदर मार्क्स इतने अच्छे आए होते हैं, वो साइंस इसलिए लेता है। अच्छा। अब देखता कि आसपास बहुत सारे लोग डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, उनका वो देखता कि इनकम भी बहुत अच्छी है, उनकी जनरेट हो रही है, तो वो बहुत एनर्जी के साथ में आता है। और स्टार्टिंग में बच्चा जब पढ़ता है तो पूरे कंसंट्रेशन के साथ में फोकस्ड होके, क्योंकि उस समय वो 10th से आया होता है, एकदम रॉ होता है, वो समझ रहा होता है। पर जैसे जैसे टॉपिक्स आगे बढ़ते हैं, हम काइनेमेटिक्स पर आते हैं, आगे चैप्टर पे जाते हैं, क्वेश्चन मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन आके वो पूरा घुस जाता है बच्चा। हाँ कहता बस अब इसके आगे तो कुछ हाँ नहीं है। हाँ मैंने बच्चों को देखा रोटेशनल मोशन पे टूटते हुए। वो यहीं से टूटना शुरू कर देते हैं, उससे बल्कि थोड़ा थोड़ा पहले हो जाता है, लेकिन रोटेशनल मोशन पर आके वो पूरे ही टूट जाते हैं। अच्छा। और फिर बाकी मॉक टेस्ट तोड़ देते हैं। बाकी तो मॉक टेस्ट में फिर तोड़ना ही है। न्यूमेरिकल्स देख कर डर जाना, ये डर डेवलप कैसे होता है? बहुत सारे बच्चे हैं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख के डर गए शुरू में। एक्चुअल में होता क्या कि सर न्यूमेरिकल्स भी दो तरह के होते हैं कई बार। एक न्यूमेरिकल होता है कि जिसमें काफी सारी चीजें मेंशंस होती हैं। अब बच्चा उस क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करता है, ऊपर का पढ़ता है तो नीचे का भूल जाता है, तो उसके माइंड में लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो मैं छोड़ दूंगा, तो बड़े बड़े क्वेश्चन तो पहले ही छोड़ देता हूँ। अब जो छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं ना, वो एक्चुअल में होता है कंसेप्चुअली। उसको लगता है कि ये तो मैं कर लूंगा, पर उसका अगर कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो क्वेश्चन उससे और भी नहीं होता। तो जो क्वेश्चंस आसान हो सकते थे, जो बड़े बड़े क्वेश्चंस थे, तो शायद उसमें अगर वो जो डाटा था ना, अगर उसको लिख के सोचता तो शायद क्वेश्चन उससे हो जाता। लेकिन वो सब छोटे क्वेश्चंस पर आता है, उसको लगता है कि ये मैं कर लूंगा, इसकी इसकी तो लाइनिंग भी कम है, उसे पढ़ना भी कम पड़ेगा। लेकिन जब उसे कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, उसको दिक्कत आती है, तो उससे वो क्वेश्चन भी नहीं होता। फिर मन में उसके डर बैठ जाता है कि क्वेश्चंस तो मैं करने नहीं है, बाकी और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमसे इजी जो था वो उसने छोड़ दिया, टफ उससे हुआ नहीं इससे। बच्चों का लगता है फिजिक्स में बहुत कैलकुलेशन है, क्या ये परसेप्शन सही है? देखो सर, कैलकुलेशन तो होगी, है ना। आप बच्चा 10th क्लास का आ रहा है, जो 11th में जा रहा है, 12th में जा रहा है, जेई की प्रैक्टिस कर रहा है, इवन नीट की भी फील्ड में जा रहा है, तो नीट वाले केस के अंदर जो मोस्टली कैलकुलेशंस आती है ना, वो वही होती है जो हमने 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा होता है। ओके। जेई के अंदर खैर ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम नीट की बात करेंगे तो नीट के अंदर मोस्टली कैलकुलेशंस वही होती हैं, और जो थोड़ी अदर कैलकुलेशंस भी होती हैं, तो उसमें हम पहले एक मैथमेटिकल टूल्स वाला पार्ट पढ़ते हैं। हाँ। जब बच्चा 11th क्लास में आता है तो उसको एक मैथमेटिकल टूल्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और बाकी सारी चीजें सिखाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे को माइंड को कैसे हमें करना, आगे उसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं वो पहले से पता होता है। तो उसको पहले डिफरेंशिएशन सिखाया जाता है, इंटीग्रेशन सिखाया जाता है, कैसे हमें ग्राफ्स को एनालाइज करना है, उसका एरिया क्या रिप्रेजेंट करने वाला है, ये सारी बातें बच्चों को स्टार्टिंग में सिखा दी जाती हैं। ओके। लेकिन बाद में बच्चा उसको बार बार रिवाइज नहीं करता, उसके बेसिक्स वीक रह उसके गए। बेसिक्स फिर उसके वीक रह जाते हैं। उसको लगता है कि हमें फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में अप्रोच बन नहीं पा रही। तो यहाँ पर बेसिक बच्चों को प्रॉब्लम आनी शुरू होती है कि अगर वो जो स्टार्टिंग में बच्चा सीख रहा है ना, उसको बार बार रिवाइज करता रहे, टीचर के कांटेक्ट में रहे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ओके सर, एज अ बायोलॉजी एजुकेटर ये मेरा भी एक क्वेश्चन है कि बायो वाले बच्चों को मैथ्स लेनी चाहिए कि उसकी फिजिक्स
और अच्छी हो पाए, या मैथ्स के बिना भी फिजिक्स अच्छी हो सकती है 11th क्लास में? मैं सर आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया तो मैं फिजिक्स और मैथ्स दोनों पढ़ाया करता था। तो फिजिक्स भी पढ़ाता था, मैथ्स भी पढ़ाता था। मैथ्स मैं इसलिए पढ़ाता था, एक तो मेरा मैथ्स अच्छा था, इंटरेस्ट भी था मेरा। लेकिन साथ में मेरे को ये भी था कि ये मान लो सपोज करो फिजिक्स में मेरे थोड़े स्टूडेंट कम भी हो गए, तो मैथ्स में थोड़े बच्चे बढ़ जाएंगे, थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, काम चलता रहेगा मेरा अपना। हाँ, बिल्कुल। तो सब कुछ सही चल रहा था, 2-3 साल हो गए थे। लेकिन मैं अपने मन में थोड़ा सोच रहा था कि मैं ना किसी एक स्टूडेंट में बहुत अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहा। ओके। अगर मैं मैथ्स पढ़ता हूँ तो फिजिक्स में अच्छा डिलीवर नहीं हो रहा, या फिजिक्स में ज्यादा ध्यान देता हूँ तो मैथ्स में उतना बेटर नहीं कर पा रहा। तो मेरा ध्यान जो था ना वो बढ़ रहा था, ओके। और मुझे आगे बढ़ना था सर। मैं चाहता था कि मैं अपनी जिस फील्ड में भी जाऊँ बहुत आगे बढ़ूँ। तो मेरे को अपनी जो मेरा जो कंसंट्रेशन बदलाव आ रहा था उसको मुझे ठीक करना था। तो मैंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि मैथ्स को छोड़ देते हैं। अच्छा। तो मैंने 2-3 साल पढ़ाने के बाद मैंने मैथ्स को छोड़ा। घर वाले पोस्ट भी कर रहे थे कि मैथ्स को छोड़ रहे, इसमें भी बच्चे आते हैं। मैं कहा नहीं, मेरे को ना एक पे ही ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। ताकि अगर मेरा कंसंट्रेशन यहाँ पर रहेगा तो मैं इस फील्ड में और भी आगे बढ़ जाऊंगा। बिल्कुल। और इसका फायदा भी मुझे हुआ। उसके 1-2 साल के बाद बच्चे बढ़ने शुरू हुए, और मैं पूरे दिन फिजिक्स में ही बिजी हो गया सर। ओके। तो एक कंडीशन तो ऐसी भी आ गई थी, मेरे पास 400 बच्चे इकट्ठे हुए थे सर। तो अगर मैं दोनों में रहता तो शायद मैं इतना आगे नहीं बढ़ पाता फिजिक्स की फील्ड में, जो मेरे को लगता है इस तरह से। तो उसी प्रकार से बच्चे को ना, अगर मान लो उसको लगता है कि वो बायो भी लेगा और मैथ्स भी लेगा, तो उसकी कंसंट्रेशन जो होगी ना वो बढ़ जाएगी। ओके। तो अगर कंसंट्रेशन बदल जाएगी तो फिर क्या हुआ कि वो या तो फिजिक्स या तो मैथ्स ज्यादा पड़ेगा, या फिर बायो ज्यादा पड़ेगा। तो एक सब्जेक्ट उसके लिए वैसे भी बेकार होना है। तो उसको पहले से क्लियर होना चाहिए कि मुझे इस फील्ड में ही आगे जाना है, मुझे मैथ्स ही करनी है, या मुझे अपना बायो ही करना है। तो बेटर है कि बेटर कि पहले पीसीबी ही या वो अपना पीसीएम? माइंड प्रिपेयर कर ले कि मुझे हाँ, किस फील्ड में जाना है, ठीक है। ताकि बाद में फिर माइंड में डेविएशन ना आए इसके। तो मैथ्स के बिना भी फिजिक्स अच्छे से हो सकती है? हाँ हाँ, क्योंकि बेसिक में स्टार्टिंग में हमें उसको मैथमेटिकल टूल्स वगैरह या हम्म, बाकी जो मैथ्स में चाहिए होती है ना हम्म, वो सिखाना पड़ता है। हम्म। इवन बच्चा वो बाद में भी सीख सकता है। तो ये एक बच्चों का डाउट था, आई होप बहुत बच्चों को ये डाउट क्लियर हुआ नहीं, ये होगा। जरूरी भी है हाँ। कि आप जिस फील्ड में जा रहे हो, अगर आपको बायो की फील्ड में जाना है, आपको मेडिकल की फील्ड में जाना है, आप उस पर ज्यादा कंसंट्रेट करो। अगर आपको मैथ्स सीखना है तो आप अलग से सीख लो, पर उसका एक बर्डन मत लो। हाँ, बर्डन खत्म हो जाएगा तो आप ज्यादा बेटर हो सिर्फ कर बेसिक पाओगे। मैथ्स से सीखनी है हाँ, बेसिक फिजिक्स के मैथ्स लिए। करनी वो आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी। एवरेज स्टूडेंट फिजिक्स में सबसे बड़ी मेंटल ब्लॉक कौन सी बनाते हैं? मतलब जो एवरेज स्टूडेंट है उनका एक माइंड में ये ब्लॉक बन जाता है कि भैया नहीं, फिजिक्स नहीं होगी। वो सोचता है कि हमसे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। अच्छा, फिजिक्स हो जाएगी, न्यूमेरिकल नहीं न्यूमेरिकल्स होंगे। नहीं होंगे। आप हमें थ्योरी का क्वेश्चन दो, हम आप कर हमें देंगे। डायरेक्शन लिखने को दो, तो मैं भी लिख के दिखा दूंगा। अच्छा, बस उन्हें दिक्कत है हाँ, न्यूमेरिकल से। उनको दिक्कत है कि न्यूमेरिकल में कि अब मैंने जो फार्मूला सीखा है ना, ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना, वो उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो फॉर्मूला बच्चा जनरली डेरिवेशन से सीख जाता है, बस अप्रोच नहीं कर हाँ, पाता वो उसे। अप्लाई कैसे करना है। एक्चुअल में उन्होंने डायरेक्शंस को रिट लिया, और वो डायरेक्शन में के अंदर जो पॉइंट्स आ रहे हैं कि वो यूज कब करने हैं, जब वो उसका बेस पे क्वेश्चन आएगा तो बच्चा उसको अप्लाई नहीं कर पाता। ओके। तो दिक्कत बच्चों को यहाँ पर आती है। तो ये एवरेज स्टूडेंट्स की थोड़ी एक प्रॉब्लम है जिन्हें उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा भी सर आपसे क्वेश्चन है, जैसे आप बायो पढ़ाते हैं, हम्म। आपका नया बैच शुरू होता है, हम्म। तो आपको पहले से सर कुछ मालूम चल जाता है कि ये कुछ बच्चे ऐसे लग रहे हैं जो बहुत बेटर कर पाएंगे, हाँ तो फिर आप उनके साथ कैसे अप्रोच करते हो सर? सर, जो बच्चे मुझे लगता है बेटर बेटर कर पाएंगे, तो वो खुद ही अप्रोच करते हैं जनरली। अच्छा वो अच्छा। कुछ ऐसा यूनिक पॉइंट्स अपने शो करते हैं, टेस्ट में स्कोर करके अपने अच्छे डाउट्स पूछ के। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो जेन्युइनली डाउट्स अच्छे पूछते हैं। हम्म कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं 100 के क्राउड में हम्म जिनका वो डाउट है नहीं, बस वो ऐसी मजे में पूछ रहे हैं। और जेन्युइन डाउट पता चल जाते हैं अगर हम उस बच्चे की हेल्प कर दें, उसे जो नीड है, उसे जो रिक्वायरमेंट है। मैं तो ऐसा करता हूँ कि भाई उसने जितने मैंने होमवर्क में क्वेश्चंस दिए थे बायो की प्रैक्टिस के लिए वो उसने कर लिए, तो उसे अलग से भी क्वेश्चंस दे दिए थोड़े हाई लेवल के, कि उसकी बायो और स्ट्रांग होती रहे साइड बाय साइड। मैं ऐसे अप्रोच करता हूँ बायोलॉजी के लिए। और जो आपको लगता है कि बच्चे बिल्कुल अप्रोच नहीं कर रहे जो बच्चे अप्रोच नहीं कर रहे सर, हैं? उनके लिए फिर अब मारना पीटना तो अलाउड है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। रोज रोज पूछो पेरेंट्स उनसे। तो बार बार आते हैं पूछने के हाँ, लिए कि हमारा कि बच्चा तो परफॉर्म रोज नहीं रोज कर रहा। बच्चों से ही पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं पढ़ रहे। पेरेंट्स को कॉल करके पूछे, मम्मी को कॉल करे, लड़कियों की माता जी को कॉल करता हूँ, लड़कों के पिताजी को कॉल ये सर करता आप सही करते हूँ। हो। मैं तो ऐसे बात करता हूँ बच्चों से, नहीं, बढ़िया सर, बढ़िया। क्योंकि सर एग्जैक्टली हमें रिजल्ट निकालना है। कोई मे बच्चा अगर फेल होने की कगार पे है तो उसे पास कराना, जो
30-40% पे उसे 60 तक ले जाना, 80 वाले को 99, 98, 97। तो यही बच्चे हमें याद रखते हैं और यही पेरेंट्स हमें याद रखते हैं। यही होता सर, एक एवरेज बच्चा अगर अच्छे मार्क्स गेन कर लेता ना, हम्म। आपको रास्ते में कहीं मिल जाएगा ना, सबसे हम्म। पहले आपके आके पैर छुएगा वो। बिल्कुल बिल्कुल, ये ये बहुत सारे बड़ा मार्क्स फैक्टर ये होता है। सारे मार्क्स हमने सर से ही हाँ, गेन किए हैं। ये इवन कुछ बहुत दिनों बड़ा पहले की बात फैक्टर है सर, होता है। मैं एक्चुअल में कहीं जा रहा था, हम्म। तो मेट्रो से जा रहा था, फिर मुझे कहीं जाना था, तो मुझे ऑटो पकड़ना था। हम्म। मैंने पहले कैब बुक करता हूँ, तो कैब मुझे मिल नहीं पा रही थी। हम्म। तो मैं ऐसे खड़ा था स्टैंड पे, तो अचानक एक कार आके रुकी, तो मेरा उस पर ध्यान नहीं गया, तो उसमें दो बच्चे बाहर निकले और आके मेरे पैर छूने लग गए। हम्म। मैंने उनको देखा, फोकस किया, तो मुझे लग रहा था कि इनको मैंने कहीं देखा है। फिर उन्होंने खुद बताया, सर हम आपके 2010 बैच के स्टूडेंट हैं सर, और उसमें से एक बच्चा जो था वो इंजीनियर था और दूसरा कुछ अपना खुद का बिजनेस रन कर रहा था। हम्म। तो उनसे मिलकर उस समय बहुत दूर जाके बड़ी खुशी हुई मुझसे। ये सर बिल्कुल, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एक बार ऐसे ही मैं एक मेडिकल कॉलेज में मेरे एक बच्चे का एडमिशन होना था, जी जी। तो मैं काउंसलिंग भी कराता हूँ नीट की, तो एक बच्चे का एडमिशन होना था। तो मैंने बस स्टेटस लगाया था अपने इंस्टाग्राम पे, स्टोरी लगाई थी कि भाई हम्म, इस मेडिकल कॉलेज में किसी की कोई जान पहचान है तो बताना। हम्म, तो जैसे ही मैंने स्टोरी लगाई, आधे घंटे में मुझे दो बच्चों का मैसेज आया, सर रिमेंबर हम 2018 बैच के हम्म। स्टूडेंट हैं, हम इसी कॉलेज से पास आउट हुए थे, 21 का स्टूडेंट हूँ, मैं इसी कॉलेज में हूँ, आप बताइए क्या हेल्प करनी है। तो ये बहुत बहुत बड़ी अच्छी फीलिंग नहीं, देते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। सो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर बच्चों के लिए। रिपीटेड फेलियर के बाद फिजिक्स से इमोशनल डिस्कनेक्ट हो जाता है बच्चा कि भाई फर्स्ट हाफ ईयरली दिए उसमें मार्क्स नहीं आए, फिर नेक्स्ट एग्जाम दिए उसमें फेल हो गया या मार्क्स नहीं आया, तो उसका हो जाता है इमोशनल कि भाई फिजिक्स देखूंगा मैं बाद में कैसे करूंगा। एक्चुअली सर मोस्टली बच्चों का डिसकनेक्शन स्टार्टिंग से थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाता है। अच्छा। जब बच्चा पढ़ता है, मार्क्स नहीं ले पाता ना, तो उसको लगता है यार कि मैं बाकी में तो मार्क्स ले पा रहा हूँ, हम्म। बाकी मैं क्वेश्चंस भी करता हूँ तो हो भी जाते हैं, लेकिन फिजिक्स में मैं क्वेश्चंस भी करता हूँ, प्रैक्टिस भी करता हूँ, तो जितने क्वेश्चंस मैं लगाता हूँ उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और क्वेश्चंस के आंसर ही हमारे मैच नहीं करते। तो बच्चा स्टार्टिंग से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। पहले वो थ्योरी पढ़ रहा होता है, फिर बाद में वो थ्योरी पढ़ना भी छोड़ देता है। हाँ। तो उसकी दिक्कत सर ये है कि अगर वो स्टार्टिंग से ना, मेन पॉइंट यहाँ पर सभी बच्चों की मोस्टली क्या होती है कि स्टार्टिंग से अगर वो टीचर के साथ कांटेक्ट में रहे, हम्म। टीचर से वो बात करे कि सर मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ पर मुझे कुछ तरह के क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे, तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं। तो उसमें तो हम बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। हाँ। अब मान लो बच्चों का फर्स्ट टर्म में एग्जाम हुआ, सेकंड टर्म में एग्जाम हुआ और बच्चे ने उतना अच्छे मार्क्स गेन नहीं किए, हम्म। अब उसका जो पीछे वाला पार्ट जो है ना बहुत सारा पेंडिंग रह गया, पेंडिंग है, बैकलॉग वीक। बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम्म। अब अगर बैकलॉग बहुत ज्यादा बढ़ गया तो टीचर भी उसकी चाह के भी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा, हम्म। क्योंकि इसको स्टार्टिंग का बताएगा तो आगे जो कोर्स चल रहा है वो भी कराना जरूरी है। तो वहां पर बच्चा जाके फंस जाता है। फिर उसका जो इमोशनल जो डिस्कनेक्शन होता है ना, वो थोड़ा कंटिन्यू रहता है, लेकिन बच्चा चाहे तो उसको स्टार्टिंग से ही अपने जो प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करके उसको ठीक कर सकता है। इसमें मैं बहुत ज़रूरी एक मैसेज दूंगा कि बच्चों को अप्रोच ज़रूर करना चाहिए। मेरी एक स्टूडेंट थी, अब तो वो एमबीबीएस कर रही है, तो एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है। तो उस स्टूडेंट ने 11th के दौरान, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, लेकिन 11th के लगभग 6 महीने उसने ऐसे ही निकाल दी कि उसे समझ ही नहीं आया कि कैसे पढ़ना है, क्या करना चाहिए। बस वो पढ़ रही है लेकिन प्रोडक्टिव नहीं पढ़ पा रही, हम्म, रिजल्ट नहीं निकाल पा रही। हम्म, और वो थोड़ी इंट्रोवर्ट थी बच्ची, ज़्यादा बोलती नहीं हम्म, थी। हम्म, धीरे 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 फिर ऐसे बच्चों से मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ी बात कर लूँ, अपने केबिन में बुला के एक बार डिस्कस कर लूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। धीरे धीरे वो खुली, फिर 12th में थोड़ी और खुली, उसने बताना शुरू किया सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसे 12th के साथ उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ड्रॉप ईयर में वो हो गई थी भाई, बिल्कुल। तो फिर उसने अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस की और फिर फाइनली उसका रिजल्ट आया। मैं सर एक सेंटर पे था, हल्द्वानी सेंटर में था। हम्म। तो एक लड़की थी जो मतलब पहाड़ों से आई थी सर। तो 10th तक वहाँ पे इसकी बिल्कुल बेसिक एजुकेशन थी। हम्म। फिर उसको पेरेंट्स ने देखा कि पढ़ने में अच्छी है, तो उसको उन्होंने इसको स्कूल में डाल दिया। वो जो पढ़ने के लिए आई तो उसमें वो 12th क्लास में थी, लेकिन उसका पढ़ने में बड़ा मन लगता था। तो उसने टीचर से बात करके जो 11th क्लास के मॉडल्स थे वो भी अरेंज कर लिए सारे के सारे। ओके। वो मेरे बैच में नहीं थी, वो मेडिकल स्टूडेंट थी, मैं जेई के बैच से लेता था। तो वो डाउट के लिए मेरा ही नाम लिखवाती थी, वहाँ पे डाउट के लिए टीचर का किसी का नाम दे सकते हैं। हाँ तो हाँ। डाउट्स जब मैं उसको लेता था तो उसकी अप्रोच बहुत सही थी सर। ओके। बस वो कहीं कहीं कंफ्यूजन थी। वो सारे दिन बैठ के पढ़ती रहती थी, पूरे दिन बैठ के पढ़ती रहती थी। और लगातार पढ़ते पढ़ते उसने क्या किया, 12th में तो 12th का पोर्शन किया ही किया पूरा सर। उसने डाउट्स लेते लेते जितने भी 11th के मॉड्यूल्स थे ना, वो भी उसने सारे के सारे लगा लिए। बहुत बेहतरीन।
और अभी वो अपना एम्स में है सर, बहुत बढ़िया, जोधपुर एम्स के अंदर। बहुत बढ़िया। तो ये है कि मेहनती बच्चा तो रिजल्ट मेहनती बच्चा निकालता है। सर था वो, 1 साल में दोनों साल के मॉड्यूल्स कर देना, और जहाँ पर उसकी बिल्कुल बेसिक एजुकेशन है, जहाँ पर उसको कुछ मालूम ही नहीं है, वहाँ पर आके पूरा कवर कर देना और फिर एम्स में चले जाना। ये मुझे मोटिवेट भी करता कि बाकी हाँ, ऐसे बच्चे बिल्कुल। कैसे पढ़ाई करते हैं। मेहनती बच्चे बहुत कुछ कर हाँ जाते हैं हाँ अपने में। फिजिक्स टीचर का रोल डर कम करने में कितना क्रूशियल है? वैसे तो आई थिंक सब टीचर्स का ही रोल है, लेकिन फिजिक्स वाले टीचर को फिजिक्स सब्जेक्ट का भी डर कम करना है। मुझे सर, जब बच्चों को पढ़ाता हूँ ना, तो मुझे हर सेशन में बच्चों को बाद में रोकना पड़ता है कि बेटा आप, जिन बच्चों को मुझे लगता है डाउट रहता है, उनको मैं रोक लेता हूँ। मगर बेटा आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो, आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे ना, आप मुझसे कांटेक्ट जरूर करो। आप मुझसे कांटेक्ट करोगे, आपको मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा। आपको जो मैं एक्स्ट्रा टाइम दूंगा ना, आप मुझे बताना कि मुझे किस तरह के क्वेश्चंस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, फिजिक्स में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है एक्चुअल में, और भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। एग्जैक्ट। ताकि मैं आपके अंदर का जो डर बैठा है उसको कम कर सकूं, क्योंकि अगर बच्चा फिजिक्स में डर रहा है और मैं उसके डर को बाहर ही निकाल पा रहा, तो मेरे टीचर्स होने का भी इतना कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं बिल्कुल। पूरी कोशिश करता हूँ कि बच्चा जो है मैक्सिमम मुझे अगर अपनी बात को समझाएगा ना, तो मैं उसको बताऊंगा कि अप्रोच कैसे करनी है। वो प्रैक्टिस करेगा, कोशिश का करने का बच्चे का होगा। जब वो कोशिश करेगा तो वो सही डायरेक्शन में जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल। आज का तो सर टाइम ही मेरे हिसाब से टीचर्स को थोड़ा बच्चों के साथ फ्रेंडली होके रहना चाहिए, सो बिल्कुल दैट सही, बच्चा अप्रोच कर पाए अपनी प्रॉब्लम सही को। सही बात है सर। हाँ, आजकल वो टाइम मेरा कि हम स्ट्रिक्ट रहें, फिर बच्चा नहीं, अप्रोच ही नहीं कर आप अगर पाएगा। फिजिक्स को फिजिक्स की तरफ पढ़ाओगे तो बच्चा आपसे अप्रोच नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगता है बायो केमिस्ट्री सब में लागू होता है ये हाँ, नियम सभी अब। में सर ये। ओके। नीट फिजिक्स और जेई फिजिक्स में सर एक्चुअल डिफरेंस क्या है आपके हिसाब से? मेन है सर, जो नीट फिजिक्स है ना, उसमें बच्चों को कंसेप्ट तो क्लियरिटी चाहिए, उसमें स्पीड और चाहिए। ओके। बिना स्पीड के सर बात नहीं बनेगी। क्योंकि आपको क्या करना है, जैसे आपका जेई का स्टूडेंट है, तो जेई के स्टूडेंट को 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, पर नीट में वही क्वेश्चन 45 है। तो वहां पर स्पीड भी मैटर करती है एक्यूरेसी के साथ, कि अगर आपकी स्पीड होगी तो आप इतने क्वेश्चंस बना पाओगे। क्योंकि मेडिकल की फील्ड में आगे जाके आपको पेशेंट्स को देखने हैं। अगर मान लो कि पेशेंट इमरजेंसी कंडीशन के अंदर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियली ट्रीटमेंट क्या करना है, ताकि वो पहले से थोड़ा सा बेटर तो महसूस करे। तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। माइंड स्पीड, कितना तेजी से दिमाग बिल्कुल चलता है, बिल्कुल, ये बहुत दिमाग मैटर तेज से करता है। चलाना, हमें कौन सी इसको मेडिसिन देनी है कि इसको पहले से बेटर महसूस हो। तो हम ये बोल सकते हैं कि नीट की फिजिक्स ज्यादा टफ है फिर जेई से? टफ तो खैर नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपका माइंड बढ़िया चल रहा है ना, तो आप नीट की फिजिक्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। बस नीट फिजिक्स में दो फैक्टर आ जाते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन बहुत सारे करने हैं ना, आपको वर्ड्स बहुत सारे पढ़ने हैं। एग्जैक्टली। और आजकल तो नीट का लेवल भी नीट हाँ 2025 ने हाँ, दिखा दिया जेई के बराबर ही है। बिल्कुल सही बात है। क्या नीट एस्पिरेंट्स को जेई लेवल फिजिक्स पढ़नी चाहिए? देखो, अगर आपका लगता है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आपको फिजिक्स समझ में आ रही है, आपसे क्वेश्चंस निकल रहे हैं, तो हाँ, आप फॉर द एडिशनल प्रैक्टिस आप कर सकते हो। पर वरना मेरा मानना है कि पैटर्न के साथ चलो, क्योंकि आपका मेन एम है डॉक्टर बनना, आपका मेन एम है नीट के एग्जाम को क्लियर करना। तो अगर आप पैटर्न के साथ में चलोगे ना, तो आप नीट में और बेटर कर पाओगे, आप और ज्यादा बायो में टाइम दे पाओगे, क्योंकि बायो में टाइम देना जरूरी है, केमिस्ट्री में टाइम देना जरूरी है, और फिजिक्स में भी प्रॉपर टाइम देना जरूरी है। Exactly. आप किसी एक से प्यार नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल। आपका प्यार तीनों में बटा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा किसी से प्यार करोगे तो फंस जाओगे, हाँ, फिर सिलेक्शन में दिक्कत फिर आ मजेदार में जाएगी। फंस जाओगे हाँ, आप। तो जे के चक्कर में आप अपना प्यार मत बांटो। सही बात है। तो बाकी आजकल बच्चे जो है, मैं तो सजेस्ट करता हूँ, जो बच्चे मेहनत कर पा रहे हैं, मैं सजेस्ट करता हूँ कि जेई के पीवाईक्यूज भी लगा लो। हाँ, बिल्कुल लगा लो। अगर आपको लगता है टाइम मैनेजमेंट आप कर पा रहे हो, आप किसी सब्जेक्ट के साथ में कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हो, तो आप जे के क्वेश्चन लगा लो। बस आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप है टाइम मैनेजमेंट। हाँ, टाइम और मैनेजमेंट फिर जरूरी है। अगर वो अच्छे से कर पा रहे हो तो तुम्हें हाँ, जेई के मेंस के क्वेश्चन भी लगाने बिल्कुल चाहिए बिल्कुल लगानी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नीट फिजिक्स को अननेसेसरली टफ बना देते हैं, ऐसा भी कुछ है? एक्चुअल में होता क्या कि सर, जो इंस्टीट्यूट्स वगैरह होते हैं ना, जब बच्चा उसमें पढ़ने के लिए जाता है, तो उसको बच्चों को समझाया जाता है कि हम आपको बेसिक्स भी कराएंगे, हम आपको एनसीईआरटी बुक भी कराएंगे, और फिर हम आपको कंपटीशन के लिए तैयारी भी करेंगे। लेकिन जैसे से हम इंस्टीट्यूट के अंदर आगे बढ़ते चले जाते हैं ना, तो वो फटाफट से जेई के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। अब जो बच्चा 10th क्लास पास करके जेई की तैयारी करने के लिए गया है या नीट की तैयारी करने के लिए गया है, उसका भी माइंड उस तरह से मैच्योर नहीं है।
अब अगर आप उसको बहुत जल्दी उसको जे के क्वेश्चंस पर ले आओगे या कंपटीशन लेवल के क्वेश्चंस पर ले आओगे, तो उसका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, वो सोच नहीं पा रहा कि हमें क्वेश्चंस को कैसे करना है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि लगातार एक शीट, फिर दूसरी शीट, फिर तीसरी शीट, फिर उनके मॉक टेस्ट हो गए, उससे मार्क्स में परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, फिर पेरेंट्स को बुलाया जा रहा है, तो बच्चा पजल हो जाता है। फिर बच्चा वहां पे टीचर से क्वेश्चन पूछना भी बंद कर देता है। तो वो वैसे ही पहले से पजल था, टफ लेवल के क्वेश्चन डाल दिए, बच्चा और पजल हो गया, तो वहां पर बच्चों को दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो अगर सब इंस्टीट्यूट, सब टीचर्स एक पैटर्न में चले, एक पैटर्न पर चलना जरूरी है। तो जैसे फिर मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे आते हैं जो जेई की तैयारी करते हैं, उनको स्टार्टिंग तो मैं पहले बेसिक से कराता हूँ, प्रॉपर बेसिक से कराता हूँ। फिर उनके लिए मैंने अलग से अपना वीकेंड बैच चला रखा है, जिसके अंदर जेई की क्लासेस चलती है, नीट की क्लासेस चलती हैं। तो उसका फायदा क्या होता है कि जैसे बच्चा पहले बेसिक्स समझ लेता प्रॉपरली, उसको पता है कि मेरा बेसिक्स कितना क्लियर है, उसको ये भी मालूम चल जाता है कि क्या मैं नीट कर पाऊंगा या मैं जेई कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, उसका माइंड मैच्योर हो जाता है, क्योंकि 10th की जस्ट बाद तो हर बच्चा बोलता है कि मुझे जेई करना है, हाँ। मुझे डॉक्टर बनना है। लेकिन क्या हर बच्चा बन पाएगा, वो उसका माइंड बताएगा जब वो थोड़ा मैच्योर हो जाएगा। बिल्कुल, उसको लगेगा कि हाँ मैं ये क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ, मैं 2-3 कंसेप्ट को मिक्स कर पा रहा हूँ। अगर वो 2-3 कंसेप्ट मिक्स ही नहीं कर पा रहा, तो वो उतने क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा, उस लेवल के क्वेश्चंस नहीं कर पाएगा। तो वो बहुत जरूरी है। आपने सर देखा होगा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो होते हैं, मतलब कई बच्चा जो मिड पे आके क्या करता है, इंस्टीट्यूट छोड़ देता है। वो कहता है कि मुझसे ये नीट और जेई होगा नहीं। हाँ। उसके बाद वो कभी जेई और नीट की फील्ड में जाता भी नहीं, क्योंकि उसका पहले से ही जो कॉन्फिडेंस था पूरा का पूरा खत्म हो चुका होता है। फिर वो कभी इस फील्ड में जाता ही नहीं। इवन कई बच्चे बातें पढ़ाई छोड़ देते हैं इस वजह से। तो अगर हम बच्चों को एकदम एक हायर लेवल पे ले जाएंगे ना, तो ऐसा तो बच्चा फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, उसको अडेप्ट करना भी बहुत जरूरी है। सही बात है। तो बच्चे का माइंड मैच्योर करना पड़ेगा पहले, बिल्कुल। सो दैट वो जेई और नीट की फिजिक्स को कंसेप्चुअली कर पाए। ओके। जेई एस्पिरेंट फिजिक्स एंजॉय करते हैं, लेकिन नीट एस्पिरेंट्स थोड़े डरते हैं। उनका सर पहले से मेंटल ब्लॉक हो रखा है ना। अच्छा। हम नहीं कर पाएंगे हाँ। न्यूमेरिकल्स, हम नहीं कर पाएंगे, हम बायो तो खूब पढ़ लेंगे। हाँ। मैं सर एक इंस्टीट्यूट में था, उनका हॉस्टल भी था, उसमें वो गर्ल्स हॉस्टल था खाली। तो जो लड़कियां थी वो रात को 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो बायो रटती रहती थी। अच्छा। और परफॉर्मेंस भी अच्छी करती थी। आई थिंक बायो 360 मार्क्स का होता है ना, हाँ, तो 320, 330, 340 मार्क्स वो इजीली गेन करती थी। फिर जब मैं शाम को उनको पूछता था आगे क्लास में, जब डाउट क्लास सेशन होता था हमारा, तो मैं से कई बार पूछता था, यार तुम्हारा फिजिक्स में स्कोर नहीं आ रहा। कहते हम बायो में तो सर बहुत ज्यादा रिटर्न लेते हैं, बहुत अच्छा कर पाते हैं, लेकिन फिजिक्स में हमसे क्वेश्चन बन ही नहीं पाते। तो मैंने पूछता हूँ क्यों नहीं बन पाते, तो कहते सर हम ना प्रैक्टिस तो करते हैं, लेकिन जब हमसे 2 क्वेश्चन नहीं बनते, 3 क्वेश्चन नहीं बनते, तो हम सोचते हैं कि इसमें टाइम खराब कर रहे हैं हम लोग, इससे बढ़िया हम केमिस्ट्री कर लेते हैं, बायो पढ़ लेते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें करना ही है। हाँ। तो वो उसमें ज्यादा चले जाते हैं फिर वो। तो ये एक तरह का बस मेंटल हर्डल है। हाँ, ये मेंटल हर्डल है सर। इवन मेरे पास कई बच्चे इस टाइम भी हैं, ऐसे बच्चे हैं, अब जैसे बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, कई बच्चे जेई का एग्जाम भी दे रहे होंगे, तो वो बच्चे परेशान इस वजह से हैं कि उन्होंने स्टार्टिंग में उतनी मेहनत नहीं की। अब अचानक से वो उतनी अप्रोच ले नहीं पा रहे कि हम कैसे उतनी अप्रोच लेके आ पाए। तो उनको मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं है, आप टेंशन मत लो, टेंशन लोगे तो और भी बेटर नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। हाँ, कोई बिल्कुल। टाइम भी कम है। आप उनको मैं बताता हूँ कि पहले आप क्या करो, थ्योरी को धीरे धीरे पढ़ो, रिवाइज करो, फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस भी होते हैं उन पे थोड़ा वर्कआउट करो, तो आप इतना आराम से कर लोगे कि आपको ज्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर अप्रोच चेंज हो जाती है अप्रोच चेंज हो जाती है टाइम के बाद। सर नीट फिजिक्स में सिलेक्शन एक्यूरेसी से आता है या स्पीड से? मेन सर स्पीड है सर। एक्यूरेसी तब आप जब पढ़ोगे ना, तो एक्यूरेसी तो आई जाएगी। अगर आपके अंदर स्पीड नहीं होगी, आप 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन पढ़ते ही उसका आंसर आपके माइंड में एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर 45 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन इस हिसाब से डाले गए हैं कि 45 में से कम 25 क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन होंगे जिसका आप पढ़ते ही आंसर अपने दिमाग में सोच लोगे लगभग। कुछ क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होगी, क्योंकि आजकल तो जो नीट के क्वेश्चन है ना, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं डालते हैं। अच्छा। बिल्कुल बेसिक अप्रोच, बेसिक मैथ्स। ओके। तो बिल्कुल अगर बेसिक मैथ्स है, तो अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो कम से कम 25 क्वेश्चंस आप बिना किसी हर्डल के इजीली कर लोगे। जहां आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी वो 20 क्वेश्चंस है, और 20 क्वेश्चंस के लिए आपके पास टाइम मिल जाएगा प्रॉपर इतना कि आप उसमें से सही अमाउंट में क्वेश्चंस को कर सके। डिपेंड करता है पेपर पर भी। प्रैक्टिस से एक्यूरेसी आ जाएगी, लेकिन सिलेक्शन स्पीड से ही होगा, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स की स्पीड बहुत जरूरी है। ड्रॉपर स्टूडेंट्स को कई बार फिजिक्स और डरावनी लगने लगती है, इसका क्या रीजन है सर?
तो उसका कारण है कि जो ड्रॉपर स्टूडेंट है ना, मेरा मानना है ड्रॉपर स्टूडेंट सर दो तरह का है। एक ड्रॉपर स्टूडेंट वो है जो ऑलरेडी कुछ मार्क्स गेन कर चुका है। इवन कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो खाली अपने रैंक को बेटर करने के लिए ड्रॉप कर लेते हैं। हाँ। वो बच्चे कमिटेड है, उनको पहले से पता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो वो बच्चे तो बढ़िया कर लेते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिनका पहले से विचार नेगेटिव है। जैसे कोई बच्चा मान लो 10th से 11th में गया, 11th से 12th में गया, लगातार कंटिन्यूटी के अंदर है, और फिर वो चला गया अपनी नीट के या जेई की फील्ड में चला गया और उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। अब बच्चा जो ड्रॉप कर रहा है ना, और जो पहले से कमिटेड नहीं है, वो सोचता है कि पहले तो मैं 11th-12th कर लूंगा, फिर अगर हो जाएगा मेरे से तो ठीक है, नहीं भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं। वो बच्चा जब ड्रॉप करता है और जो पढ़ने के लिए जाता है, तो वो थोड़ा बेचारा फंस जाता है। उसका मेन कारण और भी है सर, आजकल डिस्ट्रैक्शन बहुत है पढ़ाई में। सोशल मीडिया, आपस में फ्रेंडशिप ज्यादा हो जाती है बच्चों की, ठीक है, बच्चों के दोस्त बहुत सारे हो जाते हैं। इवन 2-3 साल पहले की बात है, मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे जो पहले बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, बहुत ही अच्छा कर रहे थे, और मुझे लगता था कि ये बच्चा अगर पढ़ते रहेंगे तो बढ़िया कर पाएंगे, अच्छा रैंक दे पाएंगे। लेकिन मिडल ऑफ सेशन में क्या हुआ कि उनकी दोस्ती होनी शुरू हो गई, सोशल मीडिया आगे बढ़ गया, मोबाइल पे ज्यादा समय हो गया, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मोबाइल पे ज्यादा टाइम दे देना, रील्स को ज्यादा देख लेना। फिर फ्रेंडशिप में चले गए आप, आपने क्लास करनी बंक करनी शुरू कर दी, फिर आप अगर एक बार टाइम अपना खराब करना शुरू कर दोगे, उसमें कुछ ज्यादा मजा आने लग जाएगा, और फिर वहां से तो फिर वहां से फिर कम बैक नहीं हो सकता। अगर एक बार आप सोशल मीडिया में चले गए, दोस्ती हो गई आपकी किसी के साथ में, तो फिर आपका कम बैक उस साल तो होना मुश्किल है। इन फ्यूचर हो ना हो कुछ पता नहीं, लेकिन उस साल तो आपका पूरा साल चला जाएगा। ड्रॉपर स्टूडेंट को फिजिक्स डरावनी लगने का मेन रीजन बहुत सारे रीजन है। तो उनको अगर बच्चों को ड्रॉप करना है तो उनको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि मैं पूरे साल अपनी पूरी पढ़ाई पे फोकस करूंगा। अगर सिर्फ फोकस पढ़ाई पे ही होगी, इसके अलावा कहीं नहीं होगी, तो वो एग्जाम आराम से क्लियर कर लेगा। कोई अब तो उसको स्कूल भी नहीं जाना, उसका कोई बर्डन भी नहीं है, तीनों सब्जेक्ट से पेरेंट्स भी उसको हेल्प करने को तैयार है, तभी उसको ड्रॉपर बैच में डाला रहे हैं। बिल्कुल। तो मेन यहाँ पे प्रॉब्लम मुझे लगती है पेरेंट्स की। पेरेंट्स भी आजकल बच्चों को अलाउ कर देते हैं मोबाइल यूज कर लेना। हाँ, ये भी है। आजकल के बच्चे में वो खौफ नहीं है पेरेंट्स का जो हमारे में था। बिल्कुल, हमारे में तो खैर हम कितना खौफ था क्या बता ही सकते हैं। हम तो पिट के बड़े। मैं तो जब सर पेपर स्कूल में देने जाता था ना, हमारे स्कूल के पेपर होते थे, तो मैं जब वापस आता था तो मैं जो क्वेश्चन मुझसे नहीं हुए ना, वो बच्चों से पूछता था। मैंने कहा भाई ये क्वेश्चन कैसे करना है, वो सारे क्वेश्चंस पहले मैं बना लेता था। कोई घर पे जाके मेरे फादर मेरे पूरा सुनते थे, तो मैं सारे क्वेश्चन रास्ते में याद कर लेता था। मुझे भी इससे एक किस्सा याद आ गया सर। मैं भी, मेरा भाई मुझसे बड़ा है और वो ज्यादा इंटेलिजेंट, तो मेरा भी जब कोई क्वेश्चन पेपर मिलता था, 11th क्लास में साइंस टीम थी, तो मुझे पता था वो पूछेगा, मैं क्वेश्चन पेपर छुपा देता था, मैं लेके ही नहीं जाता था घर पे कि भाई पूछेगा ये क्वेश्चन क्यों नहीं किया, ये तो पढ़ा था, तो मैं क्वेश्चन पेपर ही नहीं लेके जाता था। मेरे पास तो ये भी चॉइस नहीं थी, मगर फादर ने सुनना ही सुनना है। मैं तो क्वेश्चन पेपर छुपा देता था जब भाई घर पे होता था। और कई बार इस बात में मेरी पिटाई भी होती थी कि तेरे आंसर तुमने सारे बताए, ठीक से बताए, लेकिन पेपर मार्क्स नहीं आए। बोर्ड ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव फिजिक्स में सबसे बड़ा शौक कहाँ लगता है? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मेन एम पहले होता है भाई सीबीएसई कर ले अच्छे से, फिर देखेंगे नीट और जेई के बारे में, और फिर जब नीट जेई की फिजिक्स करना शुरू, मतलब मैंने ऐसे भी, मेरी खुद की एक स्टूडेंट है जिसके फिजिक्स बोर्ड एग्जाम में सर 95 स्टूडेंट थे 12th में, और फिर भी उसे फिजिक्स में ड्यूरिंग ड्रॉप ईयर प्रॉब्लम आई थी। हाँ, फिर उसने अल्टीमेटली क्रैक कर लिया एग्जाम, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में है, तो लेकिन प्रॉब्लम आई थी। तो ये कहाँ शौक लगता है बच्चों को? एक्चुअली सर ये क्या होता है कि जैसे कोई बच्चा स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्कूल के बोर्ड के पेपर में देखो, जो बोर्ड का सिलेबस है, जेई का सिलेबस है, नीट का सिलेबस है, लगभग सेम ही है। हाँ। अब बोर्ड के सिलेबस में बच्चे के पास एक एडवांटेज ये है कि उसे बहुत सारी चीजें याद करनी है, और वो जो चीजें याद करनी है वही एक्चुअल में बोर्ड में वही आनी है। हाँ, डेरिवेशंस हो गई, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, उस तरह के क्वेश्चंस हैं, कुछ तो डेफिनेशंस भी आती हैं। पीवाईक्यूज में बच्चे कर लेता है, तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो बच्चे ने जो पूरा अंदर भर रखा है ना, उसको उसने पेपर में लिख देना खाली, बस, और उसने लिख दिया, थोड़ी सी मेहनत कर ली, रटा मार लिया, तो बच्चे के नंबर अपने आ जाते हैं। जो बच्चे थोड़े ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो और कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, वो मार्क्स ले आते हैं। लेकिन जैसे वो शिफ्ट करता है, अपने ड्रॉप करता है, शिफ्ट करता है, मेडिकल के लिए करता है, नॉन मेडिकल के लिए करता है, अब उसे कई क्वेश्चन की आपस में क्या करनी है, मिक्सिंग भी करनी है, कंसेप्ट को मिलाना है। एक ही क्वेश्चन में कई कंसेप्ट जुड़ जाते हैं। अब बच्चा उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, तो वहां पे वो क्वेश्चन में फंस जाता है कि भाई अब क्या करें, अब इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच कैसे करें।
और अगर वो टीचर से डिस्कस नहीं कर रहा तो और दिक्कत है। हम्म। तो इसलिए वो थोड़ा बच्चा पीछे हो जाता है। तो ऐसा भी जरूरी नहीं कि बोर्ड टॉपर सीबीएसई टॉपर के लिए सब कुछ आसान है। अब देखो सर, पूरे साल में जो बच्चे बहुत टॉपर्स वाले होते हैं वो क्या अपने जेई में टॉपर होते हैं या क्या नीट में टॉपर होते हैं? नहीं हो पाते सर, क्योंकि उनकी अप्रोच में थोड़ा डिफरेंस हाँ आता हाँ है। बिल्कुल सर। फिजिक्स में इम्प्रूवमेंट का पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए? अगर अभी जेई मेंस का एग्जाम हो चुका है, बिल्कुल जनवरी सर। अटेम्प्ट हो चुका है, हम्म। और अब जेई मेंस का अप्रैल अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट आने वाला है, नीट का अटेम्प्ट आने वाला है। बहुत सारे बच्चे 11th में होंगे, 12th में होंगे। तो अगर वो अब से अपनी फिजिक्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो पहला प्रैक्टिकल स्टेप क्या होना चाहिए? सबसे पहले बात करते हैं सर जेई स्टूडेंट्स के बारे में कि जेई का अभी जो आपका जनवरी अटेम्प्ट तो हो चुका है। अब जो सर अप्रैल वाला अटेम्प्ट है उसमें बच्चों के पास एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। बेनिफिट ये है कि उन्होंने जो 12th क्लास थी ना उसको तो उन्होंने अच्छे से कर ही लिया है। एग्जैक्टली। कोई उनका बोर्ड का एग्जाम दिया रहा है, हाँ। तो उन्होंने जे की तैयारी तो की होगी, साथ में बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी, तो 12th उन्होंने पूरा फोकस्ड होके किया हुआ। एग्जैक्टली। अब उनकी जहां पर जो थोड़ी लैकिंग आ रही होगी वो 11th क्लास के टॉपिक्स में आ रही होगी या कुछ चैप्टर्स में आ रही होगी। तो वो क्या करें, अब उनको पता कि उनकी वीकनेस कहां पर। एक्चुअल में बच्चे को अपनी वीकनेस पे थोड़ा काम करना है। उनको पता कि 11th में कुछ चैप्टर्स में हमारी वीकनेस है, टाइम प्रॉपर है, तो अब अपने वो वीकनेस पे लग जाएं। ऐसा नहीं कि 12th करना छोड़ दें, 12th के कुछ टेस्ट करना शुरू कर दें। आजकल टेस्ट इजीली अवेलेबल है, हर सब्जेक्ट हर टॉपिक के अवेलेबल है। हाँ। वो टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहे, उससे क्या होगा, उनका फार्मूला रिवाइज होते रहेंगे, 12th उनके ब्रश अप हो हाँ। जाएगी और 11th पे और वीक 11th टॉपिक्स पे पे ध्यान दे। और जैसे कुछ मेन चैप्टर्स होते हैं, जैसे मैं अगर बात करूं 11th क्लास में हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर है। अब नीट हो चाहे जेई हो, 2 से 3 क्वेश्चन, कई बार 4 क्वेश्चन में से आ जाते हैं। जैसे एक बहुत सिंपल टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ये एक टॉपिक हमारा है एरर, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन बच्चों के आ जाते हैं। ग्रेविटेशन चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मिलता जुलता होता है, उसमें से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर इन चैप्टर्स पर बच्चे थोड़ा फोकस कर लेंगे 11th क्लास के, तो उनके नंबर क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर जेई वाले बच्चा 15-16 क्वेश्चन कर लेता है तो उसका नीट में सिलेक्शन हो जाएगा सर, सॉरी उसका जेई में सिलेक्शन हो जाएगा सर। तो अगर वो 17-18 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन करके आता है ना, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और नीट वाले स्टूडेंट्स, नीट के लिए सर बहुत प्रॉपर टाइम पड़ा हुआ है। हाँ। वो उनको तो सारे चैप्टर्स करने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनको 45 में से अगर पेपर आसान आता है तो कम से कम 40 क्वेश्चंस, और सही टफ करना भी है। होता है तो 35 से 40 क्वेश्चन तो करने ही है, इसके बीच हाँ, में करने हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उनको सारे चैप्टर्स पे ही फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ। उसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होती है, बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं, इनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और उसको क्लियर करना इतने प्रॉपर टाइम में बहुत आसान काम है, वो आराम से कर सकते हैं। अगर उनके अंदर विल है कि मुझे अच्छा डॉक्टर बनना है, तो वो ये काम बहुत इजीली प्रॉपर वे में अभी भी कर सकते हैं। ओके। और स्टार्ट कहाँ से करे वो? अगर मैं बात करूं जेईएल स्टूडेंट्स, तो वो 12th क्लास के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें जो उनके पीवाईक्यू है। और जो अपने क्या बोलते हैं मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वो 12th क्लास में तो पीवाईक्यू करते रहे, और 11th क्लास के जो प्रॉपरली चैप्टर स्टार्टिंग से करना शुरू करें, यूनिट्स एंड डायमेंशन से, फिर आपका एरर से, काइनेमेटिक्स से, प्रॉपर वे में करते जाएं। ओके। हाँ, लेकिन जब वो एक बार पहुंच जाए रोटेशनल मोशन तक, उसके बाद वो हीट एंड थर्मो पहले कर ले। अच्छा, हीट एंड थर्मो पहले कर ले पहले कर रोटेशन ले, से। क्योंकि हीट एंड थर्मो आसान है, वो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा बच्चों ने। ओके। अब वो केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ रखा है, नॉलेज प्रॉपर है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, तो अगर वहां पे रिवाइज कर लेंगे तो केमिस्ट्री के अंदर भी बेनिफिट हो जाएगा और फिजिक्स में भी बेनिफिट हो तो जाएगा। थोड़ी स्ट्रेटेजी भी चाहिए। हाँ, और उनके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन वहां से आने वाले हैं। ओके, तो हैवी वेटेज चैप्टर को थोड़ा हैवी अच्छे से वेटेज ध्यान चैप्टर है, दें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। डेली प्रैक्टिस वर्सेस स्मार्ट प्रैक्टिस फिजिक्स में एक्चुअली क्या वर्क करता है? डेली प्रैक्टिस सर। डेली प्रैक्टिस। देखो स्मार्ट तो आप हो ही, आज के टाइम में सारा बच्चे स्मार्ट है, ठीक है, पर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बोलते चले जाओगे यार। और बाकी मुझे लगता है डेली प्रैक्टिस स्मार्ट आपको बना भी देगा। बना देगी सर, ठीक है। कई बच्चे होते हैं जो पहले इतने इंटेलिजेंट नहीं, इतने स्मार्ट नहीं, इतना फोकस नहीं कर पाते, पर अगर वो लगातार लगे रहते हैं ना, तो उनके माइंड अपने आप उसको अडेप्ट कर लेता है, वो सोचना शुरू कर देता है उसके बारे में। जैसे कई बच्चों को रोटेशनल मुश्किल लगता है ना, अगर वो रोटेशंस को डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहे, क्वेश्चंस को बार बार देखे, तो वो जो चीज को समझ में नहीं आ रही है ना कि कहां पर वो लैग कर रहा है ना, वो बातें उसको समझ में आने लग जाएंगी धीरे ओके, तो डेली प्रैक्टिस ज्यादा डेली प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके। नोट्स बनाने का ऑब्सेशन फिजिक्स प्रिपरेशन को नुकसान पहुंचाता है क्या? देखो सर, नोट्स जो होता है ना वो इसलिए होता है, जैसे आपने क्लास में कुछ चीज पढ़ा, तो टीचर ने नोट्स उसके बनवा दिए, आपने वहां पे नोट्स बना लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, पहले कहते हैं हम तो ये बनाएंगे रफ नोट्स, फिर हम उसके बनाएंगे फेयर कॉपी, फिर वो 2-2 जगह कॉपी बना रहे हैं, वो टाइम कंज्यूम कर रहा है। हाँ, वो लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट वो टाइम कंज्यूम कर रहा है। जो आपने पहले लिखा हुआ है उसको बेटर में तभी लिख लो आप।
ठीक है। हाँ, कुछ पॉइंट्स आपको अगर दिक्कत आ रही है, कहीं पे समझ नहीं आ रहा, तो घर जाके थोड़ा बहुत उसको चेंज कर लो पढ़ते समय जब उसको रिवाइज कर रहे हो आप। हाँ क्योंकि मेन आपको प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की। थ्योरी आपको समझ आ जाती है, थ्योरी हो जाती है, क्लास के अंदर ही हो जाती है। बस आपको क्या करना है, ज्यादा नोट्स के चक्कर में रहोगे ना, कई बच्चे तो दूसरे बच्चों को नोट्स लेके आते हैं, वो तो और भी गलत है। दूसरे बच्चे ने नोट्स अपने समझ के अकॉर्डिंग बनाए हैं, अपने अकॉर्डिंग बनाए हैं, एग्जैक्टली आप उसको कैसे समझ पाओगे? तो दूसरे के नोट्स पे भरोसा ना करके आप अपने नोट्स पे भरोसा करो। मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि ये चीज आपने अंडरलाइन कर लेनी है, ये मेन पॉइंट है। अगर आपने इसको अंडरलाइन कर दिया तो जब भी आप इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपका ध्यान सबसे पहले यहाँ पर जाएगा। उसको आप समझ लोगे तो पूरा आपका जो कंसेप्ट था खत्म हो गया, आपको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेसिक नोट्स एक ही बार में बनाओ, अच्छे बनाओ और फिर प्रैक्टिस पे ध्यान दो। प्रैक्टिस पे ध्यान दो। पीवाईक्यूज लेट स्टार्ट करना कितना डेंजरस साबित हो सकता है? कोई कोई बच्चे सोचते हैं पहले पूरा थ्योरी पढ़ लें फिर बाद में देखेंगे, सारे पीवाईक्यूज एक साथ करेंगे। देखो सर, सिंपल सा बात है ये कि आप मान लो इंग्लिश की रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप उससे पहले ABCD पढ़ना नहीं सीखोगे ना, आपको सब कुछ आता है वो। आप जो इतने साल से पढ़ रहे हो, आपको थ्योरी पूरी पता है। बच्चों को लगता है हम थ्योरी भूल रहे हैं, एक्चुअली थ्योरी नहीं भूल रहे, वो थोड़ा माइंड में बैक में चला गया वो। आज जब क्वेश्चंस करने बैठोगे ना, तो अपने आप वो पॉइंट्स धीरे धीरे करके आपके सामने आने लग जाएंगे। और कहीं पे अगर लैग करोगे तो फटाफट फार्मूला देख लो आप। फॉर्मूला देख मैं तो लो। बच्चों को बोलता हूँ कि आपको 2 साल में बहुत सारे फार्मूले रटने हैं, आप स्टार्टिंग में एक कॉपी बना लो या अपने रूम में एक चार्ट चिपका लो, फॉर्मूला शीट करके। सारे फार्मूले लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे फार्मूले आपको याद ही रहेंगे। वो फार्मूले जो आपको लगता है कि हम भूल जाएंगे, या वो पॉइंट आपको जो लगता है हम भूल जाएंगे, उसको उसी से वहां पर नोट कर लो आप। बस अब वो आपके आंखों के सामने हमेशा ही है। आप जब भी इसको एक बार देखोगे, वो सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और कोई दिक्कत फिर इसमें कभी नहीं आएगी। तो बहुत सारे बच्चों को बस इन चीजों को अप्लाई करना है सो दैट उनका स्कोर इंप्रूव हो सके। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। फिजिक्स में परफेक्शन पॉसिबल है या सेफ स्कोर को टारगेट करना चाहिए? देखो सर, परफेक्शन तो किसी का नहीं आता। आज मैं टीचर हूं, कोई और टीचर है, आप उनके सामने 10 क्वेश्चन रखोगे तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में टीचर भी फंस जाए। बिल्कुल सही बात है सर, ये तो परफेक्शन तो एकदम किसी में नहीं आती, पर हाँ, आप उसमें कोशिश करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप सॉल्व कर जाओगे। इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा रहेगी। बिल्कुल। इवन मैं कहता हूँ कि जो बच्चा प्रैक्टिस में होता है ना, जिससे टीचर को, जैसे कि मान लो कुछ मेरा एक स्टूडेंट था, उसका नाम ऋषभ है, ठीक है, अब वो जेई मेरे ख्याल से इंजीनियर है वो। तो वो बच्चा जब पढ़ता था तो जितने क्वेश्चंस उसमें आते थे जेई के, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वो सारे क्वेश्चंस में पूरे मार्क्स लेके आया करता था। और ऐसा एक पेपर में नहीं हुआ सर, ऐसा लगातार कई पेपर में हुआ। तो मेरा ऐसा मानना था कि अगर उसकी जगह टीचर होता ना, तो वो भी गलतियां करता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बच्चा जो कंटिन्यूटी में था, लगातार था, वो उसमें बहुत बेटर परफॉर्म कर पा रहा। एग्जैक्टली। बच्चे तो बहुत सारे बच्चे बहुत अल्टीमेट लेवल के इंटेलिजेंट होते हैं, जो प्रैक्टिस के कंटिन्यूटी प्रैक्टिस में हैं तो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो सर किसी अगर टीचर ने PhD कर रखी है और एक बच्चा जो कंटिन्यू अपने टॉपिक्स करता जा रहा है, उन दोनों का पेपर आप लोगे ना, तो बच्चा हमेशा आगे आएगा। बच्चा हमेशा आगे आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उसका माइंड जो है ना, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है। और जिसने PhD कर ली ना, उसका माइंड लिमिटेड हो गया, या वो उसमें ही फोकस है उसका। हाँ। लास्ट 3-4 मंथ में फिजिक्स का डर रियलिस्टिकली खत्म किया जा सकता है, क्योंकि नीट में तो सर 100 दिन रह गए, आप यही मान के चलो। देखो सर, आप अगर अपने मन से डर निकाल लो ना, तो आप आराम से, भले ही टाइम कम रह गया है, पर आप इतना कर लोगे कि आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितना अभी कर रहे हो उससे बेटर कर लेंगे, बहुत बेटर कर पाओगे आप। अगर आप डर के रहोगे तो आपका जो स्कोर आने वाला है वो भी नहीं आने वाला। कोई आप क्वेश्चन देख के डर जाओगे तो आपका स्कोर कैसे आएगा? बिल्कुल। स्कोर करने के लिए आपको अपने मन से पहले डर को भगाना है। उसके बाद आपको देखना कि कौन से टॉपिक्स के वेटेज ज्यादा है, उनको आप पहले से करो। साथ में उनके PYQs करके देखो एक बार। आप जब उसके PYQs करोगे ना आप, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम जो पढ़ रहे हैं ना, वैसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। एक्चुअली अगर कॉन्फिडेंस आने की बात है, अगर एक बार बच्चा जो टेस्ट दे रहा है ना, मॉक टेस्ट दे रहा है या कहीं से टेस्ट सीरीज ले रखी है, अगर उसमें 1-2 बार बच्चे के मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाते हैं ना, तो बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आया। बिल्कुल, ये तो है। और एक बार बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, फिर वो हमेशा बहुत बढ़िया इंप्रूव करवा। हाँ, फिर उसका स्कोर बहुत ड्रास्टिकली बहुत बढ़िया चेंज होता है सर। ऑनलाइन कंटेंट ओवरलोड से फिजिक्स कंफ्यूजन बढ़ जाती है? एक्चुअली सर, जब ऑनलाइन कंटेंट है ना, वो बहुत सारा है, बच्चों को नहीं पता कि मैं कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। बच्चा कई बार एक ही टॉपिक की 4-5 जगह से देख रहा है, तो ये कंफ्यूजन बढ़ा देता है। ऑनलाइन तो मैटर तो देख ही रहे, 3-4 टीचर्स के वीडियोस भी देख रहे हैं। अब मैं किसी और तरीके से पढ़ा रहा हूँ, किसी बच्चे ने, किसी और टीचर ने किसी और तरीके से पढ़ा दिया, अब वो कंफ्यूज्ड है। अब जब एक ही चीज को कई जगह से देखोगे ना, तो आप ना तो इधर का समझ पाओगे ना उधर का समझ पाओगे। आप एक जगह फोकस करो ना।
आप अगर किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो किसी बिलीव की बेस पे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल। उसका पास्ट ट्रैक ऐसा रहा होगा या उसने रिजल्ट दिया होगा, रिजल्ट निकाले तो हैं। आप उस पर विश्वास करो। अगर विश्वास नहीं तो पहले टीचर चेंज कर लो आप। हाँ, सही बात है। और अगर विश्वास है तो टीचर पे विश्वास करो, फोकस करो, उसके साथ अप्रोच में रहो, तो आप बेटर रिजल्ट दे पाओगे। ये ना स्टॉक मार्केट की एक लाइन है, मतलब स्टॉक मार्केट तो बहुत कॉमन बात है कि आप 10 स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो पक्का नुकसान ही लोगे। आप एक स्ट्रेटेजी पे ही, एक मूव पे ही अपना इतना एक्सपीरियंस गेन कर लो, इतनी प्रैक्टिस बना लो कि हो ही जाए। तो बिल्कुल। 10 टीचर्स को फॉलो करने की जगह एक टीचर को अल्टीमेटली प्योरली तरीके से फॉलो करते रहे, आई थिंक रिजल्ट आ जाएगा। आपको एक टीचर को भगवान मानना ही पड़ेगा। हाँ, ये तो है ही। विश्वास तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, वरना कहीं के नहीं रहोगे। कहीं के नहीं रहोगे। हाँ। ओके, फिजिक्स को लेके सर सबसे बड़ा मिथ क्या है? फिजिक्स का लेके सबसे बड़ा मिथ ये है कि हमसे फिजिक्स होती नहीं है, हमसे क्वेश्चंस होते नहीं है, हम क्वेश्चंस नहीं लगा पाएंगे। लेकिन हो जाता है सब, अगर बच्चा अच्छे से करे तो। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, मेरा मानना है कि सबसे आसान काम सर पढ़ाई करना है। अगर आप पढ़ाई जो है ना, उसमें पेरेंट्स आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है, डिलीवर करना है, कोशिश करनी है। आपको बुक्स वो लेके दे रहे हैं, आपको क्लासेस वो दे रहे हैं, आपको कोई काम के लिए नहीं करवा रहे, तो आपको जो पूरा टाइम दे रहे हैं आपको सिर्फ पढ़ना ही है। और अगर पढ़ने में आप थोड़ा इन्वॉल्व हो जाओगे ना, अगर एक बार बच्चा पढ़ने में इन्वॉल्व हो जाता है ना, तो उसको बहुत मजा आता है। हाँ, और एक बार मजा आने लग गया तो रिजल्ट आता है। बस वो खेल है, वो मजा का है। हाँ। जैसे बच्चा कहानी पढ़ता है, फिल्म देखता है ना, उसको मजा आता है। हाँ, उसके अंदर डूब जाता है। अब जैसे मान लो कोई आपका जो गैजेट्स वगैरह होते हैं, बच्चा उसको यूज करता है, उसको मजा आने लग जाता है। तो उसके बारे में उसको सारी नॉलेज होती है। शायद मेरे मोबाइल के बारे में कौन कौन से सिस्टम है ना, मुझसे बेटर मेरा बेटा बता पाएगा, वो इसमें इन्वॉल्व है। वो बहुत सारे बच्चे वेब सीरीज देखते हैं। हाँ। एक रात में 10 घंटे की वेब सीरीज निपटा देते हैं क्योंकि मजा आ रहा है। वो रील्स ऐसे करते रहते हैं हाँ, ना। सर, फॉर्मूला रटना या लॉजिक्स बिल्ड करना, किससे स्कोर ज्यादा इंप्रूव होता है? आपने सर फॉर्मूला रट लिया, F बराबर है में ME, और आपको अप्लाई कहाँ करना है वो पता ही नहीं है, तो उस वाले फार्मूले का कोई यूज ही नहीं है। तो आपका मेन है फार्मूला, तो आपको रटना है ही है, वो तो कंपलसरी है, पर उसको लॉजिकली यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, वो बहुत जरूरी है। कंसेप्ट बिल्डिंग। बिल्कुल, वरना फार्मूला रटने के लिए क्या पूरे साल मत पढ़ो आप, आज एंड में आके एक शीट याद कर लो फार्मूले की, फार्मूले को सारे याद हो गए, क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। क्वेश्चन एक भी नहीं निकलेगा आपसे। वन हैबिट दैट कैन डिस्ट्रॉय फिजिक्स प्रिपरेशन। मेन है आपकी पहली अप्रोच, और दूसरा लेजी हो जाना। मेन है कि अगर आप की अप्रोच सही है, आप लेजी नहीं हो, आप कहते हो कि मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा, आप कह रहे हो मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा पढ़ने के लिए, फिजिक्स को पढ़ने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो टाइम कौन निकालेगा? पढ़ना आपने है। तो आपको अगर लगता है कि आप टाइम नहीं निकाल पा रहे, सवेरे जल्दी उठो। आपको अगर मेडिकल की फील्ड में जाना है, आपको अगर इंजीनियर बनना है, तो आपको कुछ काम जल्दी जरूर करने पड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सवेरे जल्दी उठो, आप टाइम दो, रिवाइज करो, टॉपिक्स को पढ़ो। तो इससे क्या हुआ कि आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, चाहे वो, मैं खाली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा, फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, तो अगर आप थोड़ा सा इन्वॉल्व रहोगे और टाइम टू टाइम पढ़ते रहोगे, उसके लिए टाइम दोगे। आप टाइम निकालना बहुत जरूरी है। जब तक टाइम नहीं दोगे, आप हमेशा उसमें आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो टाइम ना देना या आलस सबसे गंदी आदत है, जो आपको सवेरे 5 बजे उठना, तो उठना है। हाँ, जो आपका करियर डिस्ट्रॉय कर सकती है। बिल्कुल। ओके सर, एक ऐसी अच्छी आदत जो बच्चों का फिजिक्स सुधार दे, वो क्या हो सकती है? पहले तो मन से डर हटा देना। आप किसी भी चीज में चले जाओ ना, आप अगर मान लो सपोज करो बच्चे को, आप बच्चा क्रिकेट खेलने जाता है, आपको बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट, आई थिंक है ना, आप खेलते भी सर क्या? बहुत खेलता हूं सर मैं। तो अगर बच्चा मन से पहले लेके चलेगा ये बॉलर बहुत फास्ट बॉलिंग करने वाला है, मेरे बॉडी पे लगने वाली है, आप पहले से डर जाओगे, आप पहले विकेट छोड़ दोगे ना। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो बहुत रियलिस्टिक बता रहा हूं मैं आपको, कि अगर मैं मन में कॉन्फिडेंट हूं कि ये बॉल मुझे इसके पैरों पे डालनी है, यॉर्कर ही मारनी है, तो डल जाएगी। अगर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बॉल क्या पता फुल टॉस चली जाए, क्या पता 9 बॉल हो जाए। मैं सर एक बार 10th क्लास में था, मैं क्रिकेट खेला करता था, तो हमारी एक टीम थी, तो हम लोग खेलने जाया करते थे। तो मेरा एक फ्रेंड था राजकुमार, बहुत ही अच्छा फ्रेंड था मेरा। तो हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो एक बहुत बढ़िया सा बॉलर था दूसरी टीम के पास, बहुत फास्ट बॉलिंग कर रहा था वो। मैं मन से डर गया, मैं खेलने के लिए गया, तो मैंने ना विकेट थोड़े पीछे छोड़ दिए, मैं बोल्ड हो गया। तो वो मैच हम लोग हार भी गए। तो मेरे पास आया, बोला कि तूने गलती की, मुझे पता चल गया तू पहले मन से डरा हुआ था। अब जब भी मैच होगा ना, डरना मत, देख के खेलना, डरना मत। अगर नहीं डरेगा तो तू अच्छा कर पाएगा। नेक्स्ट बीच में जो मैच था हमारा, उसमें मैंने इस बात को अप्रोच किया,
तो मैं उसको बहुत प्रॉपरली वे में आराम से खेल भी पा रहा था, उसकी बॉल को समझ भी पा रहा था और शॉट भी लगा पा रहा था। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी कॉन्फिडेंस है। बहुत जरूरी है। आप अगर पहले डर जाओगे हम्म, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल। फिर उस सब्जेक्ट में क्या, जीवन में आप किसी भी चीज से अगर डर गए, देखो कॉन्फिडेंस आपको नहीं है, तो दिक्कत आएगी। आपको जीवन में हर समय कंपटीशन तो फॉलो करना ही है। हम्म, आपको हर जगह कंपटीशन मिलेगा। आप अगर मेडिकल में जा रहे हो, नॉन मेडिकल में जा रहे हो, किसी बिजनेस में जा रहे हो, हर जगह कंपटीशन है। हम्म, आप कहाँ तक भागोगे? आपको उसको फेस तो करना ही पड़ेगा। बिना फेस किए आप आगे नहीं बढ़ Exactly. सकते। आज मेहनत नहीं करोगे तो बाद में करनी बाद में पड़ेगी। करनी पड़ेगी और बाद की मेहनत बहुत मुश्किल होती है। बहुत मुश्किल होती है। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि भाई नीट जेई बहुत मुश्किल है, बीएससी कर लेता है, हाँ। फिर बीएससी, फिर एमएससी के लिए एंट्रेंस, फिर पीएचडी के लिए एंट्रेंस, रिसर्च में या टीचिंग में जहां भी जाना है हर जगह एंट्रेंस, हर जगह कंपटीशन। फिर बच्चा इतना आगे बढ़ ही नहीं पाता, वो हाँ। पहले ही टूट जाता है। पेरेंट्स फिजिक्स को लेके सबसे बड़ी कौन सी गलती करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का भी रोल होता है फिजिक्स में। सबसे तो बड़ी गलती पेरेंट्स की होती है। जैसे मान लो बच्चा आपका है और 10th क्लास में बहुत अच्छी परसेंटेज से लेके आया है, और जो पेरेंट्स हैं उनके जो रिश्तेदार रिलेटिव्स वगैरह हैं, उनका कोई बच्चा जो था जिन्होंने किसी इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, अच्छा परफॉर्म कर गया, हम्म, तो अभी वो अपने बच्चे को बिना जाने सीधा डायरेक्टली वहां पर जाके उसका एडमिशन करवा देते हैं। हम्म, अब उनका जोर ये है कि आप परफॉर्म करो, हम्म, आप परफॉर्म करो। तो बच्चा प्रेशर में आता है कि यार परफॉर्म मेरे से नहीं हो रहा। वो पेरेंट्स से बात करना ही बंद कर देता है। हम्म, अब बच्चों जो है वो पेरेंट्स से बात नहीं कर पा रहा, वहां पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, तो वो उस समय बिल्कुल बच्चा जो होता ना, जो थोड़ी उसकी इंप्रूवमेंट हो भी सकती थी ना, वो सारी इंप्रूवमेंट भी खत्म हो जाती है बच्चे की। शायद पेरेंट्स को चीजें समझनी चाहिए कि समझनी चाहिए, पहले बच्चे को समझना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ पर किस फील्ड में और बेटर कर सकता है, कैसे बेटर कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इंस्टीट्यूट में जाके ये बच्चा बेटर कर पाए। कुछ बच्चे वहां बेटर कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते, तो आपको बच्चे से टाइम टू बर्डन नहीं डालना, बच्चे को उनसे बात करनी है। बात करनी है, बात approach करनी बहुत जरूरी है। नीट एस्पिरेंट्स के लिए विजय सर का एक रॉ ऑनेस्ट एडवाइस, क्योंकि नीट रह गया 100 दिन, तो एक ऑनेस्ट एडवाइस की नीट एस्पिरेंट्स कैसे कर सकते हैं फिजिक्स। देखो सिंपल है, डर भूल जाओ। जितने PYQs हैं उनको एक बार लगाओ, जिन चैप्टर की वेटेज ज्यादा है उनको थोड़ा सा एक बार देख लो, आप बहुत बढ़िया परफॉर्म कर पाओगे। ओके, तो ये सब बच्चे इस एडवाइस को जरूर माने, क्योंकि 100 दिन में अब फिजिक्स में अगर किसी का स्कोर 100 आ रहा है, 110 आ रहा है, तो तुम्हें वो इम्प्रूव करना है 150 जिस प्लस। तो बच्चे को लग रहा है उसका स्कोर अगर 100 आ रहा है ना, तो वो 130 140 तक इजीली जा सकता है। अभी भी इतना टाइम पड़ा हुआ है बच्चे के पास में, वो इतना कर सकता है। PYQ सॉल्व करना है, PYQ सॉल्व करना है और मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा हाँ, देना ज्यादा है। से ये ज्यादा हम देना है। एज एन एजुकेटर, बायोलॉजी, फिजिक्स, मॉक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा। एटलीस्ट मैं तो मानता हूँ एक नीट एग्जाम के लिए मिनिमम 30 to 35 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट एक बच्चे को देने चाहिए। बिल्कुल देनी चाहिए। फिजिक्स से डरने वाला बच्चा भी टॉपर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। जो फिजिक्स से डरता है वो टॉपर पढ़ सकता है। इवन मैं भी पहले फिजिक्स से डरा करता था। तो आप तो बिल्कुल एग्जाम्पल ही हो गए इस बात का। मैं जब 10th क्लास पास करके गया था तो हम्म। मुझे फिजिक्स लेनी, एक्चुअल मुझे साइंस फील्ड में जाने का मन भी नहीं था, अच्छा, पर मुझे लगा कि मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आ गए हैं, तो फिर मेरे को कॉमर्स और आर्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आया, मैंने साइंस ही ले ली। ओके, जब साइंस ले ली तो उसे पढ़ना कैसे है, उस पर कैसे हमें आगे बढ़ना है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। टीचर्स हमारे क्लास में आया करते थे, अच्छे टीचर थे, एक्सप्लेन भी करते थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता था। और जो हमारा स्कूल का फर्स्ट टर्म का एग्जाम था, आई थिंक उसमें 20 मार्क्स के थे। पूरी क्लास में आई थिंक 50 के अराउंड बच्चे होंगे, तो 3 बच्चों को छोड़ दो पूरी क्लास फेल थी। अच्छा। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था 11th क्लास में जाने के बाद। फिर मुझे लगा कि ये क्या हो गया भाई, मैं तो 10th क्लास में इतना अच्छा बच्चा था, हाँ, घर वाले भी कहने लगे ये कैसे हो गया। इवन मैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, दोनों में फेल था। तो फिर मैंने सोचा कि ये तो गलत बात है भाई। फिर मैंने थोड़ा सा कुछ समझना कोशिश की, जो थोड़े 12th क्लास के बच्चे थे उनसे बात करनी शुरू की, कैसे पढ़ना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आपको जो आपकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, कि आपको डायरेक्शंस पढ़नी है, उसे समझना है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको कोशिश करके देखनी है, तो धीरे धीरे करके आप इंप्रूवमेंट कर पाओगे। तो मुझे कुछ टाइम लगा, इवन मैं सेकंड टर्म में भी फेल था सर। अच्छा, उसके अंदर भी मेरे मार्क्स नहीं है, लेकिन हाँ मुझे पता था कि मैंने मेहनत की है और मेरे कंसेप्ट पहले से क्लियर हैं। हो सकता थोड़े कम क्लियर हो, लेकिन अगर मैं थोड़ी कोशिश और करूंगा तो मैं बेटर कर पाऊंगा। तो फाइनल टर्म आते आते, और फिर बाद में मुझे एक मेरे गुरु मिले, उनका नाम है DG गुप्ता सर। वो अच्छा। फिजिक्स पढ़ाते थे और जनकपुरी में है। तो उन्होंने, जब मैं उनसे पढ़ना शुरू किया, तो उन्होंने जो पढ़ाया है ना, वो मेरे दिमाग में एकदम छप गया, और उससे काफी फिजिक्स में और बाकी चीजों में इंप्रूवमेंट काफी अच्छी हुई मेरी। ब्रिलियंट। तो आप एक
एग्जाम्पल हो कि फिजिक्स में बच्चा फेलियर बच्चा भी टॉपर बन सकता Topper है, बन बस सकता तुम्हें है। वो कंसिस्टेंसी मेहनत चाहिए। सर लास्ट क्वेश्चन, टीचर की एक ऐसी लाइन जो बच्चों के मन से फिजिक्स का डर ही निकाल दे हमेशा के लिए। आप प्रैक्टिस करो, लगातार प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस ही करते रहो। आप डरो मत, डर को मन से बाहर निकाल दो, डर को निकाल के बस कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते रहो। रहो। शायद शुरू में रिजल्ट ना मिले लेकिन अल्टीमेटली मिल जाएगा। मिलना ही है जरूर, मिलना मिलना ही है, रिजल्ट जरूर मिलेगा आपको। स्टार्टिंग में नहीं मिलेगा, कुछ देर के बाद मिलेगा, पर मिलेगा 100%, ये पूरा ही कहने मुझे। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, रियली थैंक यू। ये पॉडकास्ट बहुत बच्चों की बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि फिजिक्स का जो डर होता है वो बहुत मेन कंसर्न होता है नीट एस्पिरेंट्स का भी और काफ़ी हद तक जेई एस्पिरेंट्स का भी। तो आई होप ये जो पॉडकास्ट है बहुत बच्चों की हेल्प करेगा। और थैंक यू सो मच विजय सर फॉर दिस पॉडकास्ट, Thank आई you, sir. रियली अप्रिशिएट। और बहुत बच्चों की हेल्प होगी और हम ऐसे ही और पॉडकास्ट में मिलते रहेंगे और अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन।